रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमिल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमिल आपको गुड मॉर्निंग। और गुड न्यूज़ ये है पाकिस्तानियों के लिए कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, तो एक अच्छी खबर यह है कि NCOC ने कल इजलास में ये अहम और बड़ा फैसला किया कि 15 मार्च से तमाम मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। जो टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस थी और जो बिजनेसेस पर 50% का था लागू होना, वो भी खत्म हो जाएगा। 15 मार्च से हम दोबारा से मज़ारात, सिनेमाज, तमाम जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। 50% ऑफिसेज जो है वो अब दोबारा से 100% पर आ जाएंगे। एंड ऑल्सो PSL का जो सीजन 6 है उसमें भी शायकीन की तादाद 20% से बढ़ाकर 50% करने के लिए इजाज़त भी दे दी गई है। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा खुशाइन कदम है कि हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया NCOC के इजलास में कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसका इस्तेमाल कम नहीं करना, उसको उसी तरह से आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केसेस जो हैं वो दोबारा भी बढ़ सकते हैं। तो एहतियात करनी है। और दूसरी तरफ जैसे मुआशी सरगर्मियाँ बहाल करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि जो मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको भी सपोर्ट करना है, लेकिन आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ NCOC ने यह भी ऐलान कर दिया जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो भी मई के आखिर तक आप करा सकते हैं और उसमें भी आप वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दैट वाज अ गुड न्यूज़। एंड इसके अलावा और भी बड़ी पॉलिटिकल सिनेरियोज जो हैं वो डेवलपमेंट होती रही। कल हमजा शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया अदालत की तरफ से, और उसके साथ साथ मतलब उनको जमानत पर रिहाई मिल गई। और उसके साथ साथ सदारती रेफरेंस की जो समाअत सेनेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए। बिल्कुल, और हमने ये देखा है कि ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो रही है और समाअत भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर हम बात करेंगे। अभी नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। खुफिया वोटिंग हो या ना हो, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादल नहीं हो सकता। रियासत के हर इदारे को अपना काम हदूद में रहकर करना होगा। सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मरीम नवाज का कहना है डस्का इलेक्शन में एजेंसीज मुलव्वस थी। कौन कौन मुलव्वस था, सब नाम मौजूद हैं, मजबूर ना किया जाए, सब सामने ले आऊं। पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। उधर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म। आज मुचल के जमा कराने के बाद रिहाई मिल जाएगी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पाकिस्तान एक्शन प्लान पर रिपोर्ट ICRG को पेश करेगा। FATF की 27 शराइत मुकम्मल। पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का कोई खदशा नहीं। NCOC के बड़े फैसले। मुल्क में शादी हॉल्स, सिनेमा घर 15 मार्च से खुल जाएंगे। PSL मैचेस में शायकीन की तादाद भी 50% बढ़ाने का फैसला। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस चल रहा है उस पर आज फिर समाअत होगी। लेकिन कल का ये रिमार्क जो चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग को इंटैक्ट रखना है और इसका डिसीजन पार्लियामेंट ही लेना है तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि ये पार्लियामेंट ने ही डिसीजन लेना है और हम तजवीज़ दे सकते हैं। और इसके अलावा बड़े ज़बरदस्त मुकालमे भी हुए और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हमारे सामने 3 सूरत हाल हैं। आर्टिकल 226 का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर होता है या नहीं, फिर क्या मुतनासिब नुमाइंदगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए हो सकती है, और फिर तीसरा सवाल कि क्या आइन के तहत होने वाले इंतखाबात खुफिया ही हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सवालात पूछे गए और आज फिर समाअत होगी। अब देखना यह है कि अदालत आलिया इस समाअत के बाद डिसीजन क्या लेती है और फैसला क्या सुनाती है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार अहमद साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आपकी तबीयत ठीक है? आपका कल सोशल मीडिया अकाउंट पर हमने अनाउंसमेंट देखा था कि आप कोविड टेस्टेड पॉजिटिव हुए हैं। अगरचे मैंने बहुत एहतियात की पिछले साल से लेकर अब तक, और बहुत प्यारे अजीजों के जनाजों में भी नहीं गया, मैं बड़ी बड़ी अहम शादियों में भी नहीं गया, और मैं कोशिश करता रहा कि मैं मजमे से दूर रहूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, परसों से मेरा जिस्म टूटना शुरू हुआ। तो कल मैंने चेक कराया तो कल शाम रिजल्ट आ गया कि मुझे पॉजिटिव है। तो मैं सब दोस्तों से जो सुनने कहूँगा, बाद एहतियाती ना करें। ये जो कह रहे ना शादी हाल खोलने लगे हैं, हर चीज़ खोलने लगे हैं, सनमंगर खोल लेंगे, जरूर खोले, मर्जी है, मालिक हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तजुर्बा है
मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हर शख्स को अपनी सेहत की हिफाजत खुद करनी है और अल्लाह ताला आपको भी जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, हम सबकी ये दुआ है। आमीन और जो भी बीमार हैं, कोविड का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन सब जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। बहुत हम सबकी दुआ है। तो इफ्तिखार साहब, अगर हम आगे बढ़ते हुए ये जो अब सियासी सूरत हाल है इसकी बात करें, जो कल हुआ इलेक्शंस के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत चल रही है। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ समाअत जो है वो इल्मी बहस बनकर रह जाएगी, क्योंकि डिसीजन अभी ऐसा नज़र आता नहीं है कि डिसीजन कोई आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई इस पर पोजीशन है कि इस पर कुछ बड़ी डिसीजन आ जाए? मैं पहले दिन से जी कह रहा हूँ और लोग पूरा भी माना लोगों ने, और कुछ लोगों ने कहा कि मैं अदालत उज़्मा की जो है ना इज्जत नहीं कर रहा। मैंने ये कहा था ये काम अदालत उज़्मा का नहीं है, और एक दफ़ा अगर अदालत उज़्मा ने इस तरह के आईनी मामलात में फैसले देने शुरू कर दिए तो 1973 का जो आइन है ये ख़त्म हो जाएगा, और उस आइन के ख़त्म होने के साथ फेडरेशन को सख्त खतरात लाक हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे इतना बड़ा नुकसान बाद में हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि इसके नतीजे कल निकल आए या परसों निकल आए। बाज़ का जो कौमें हैं उनकी ज़िंदगी में जो गलत फैसले किए जाते हैं उसके नतीजे 5 साल 10 साल 20 साल के बाद आते हैं, और फिर जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर हमें अफसोस होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, इसका मतलब है कि इस सारी बहस और ये जो सियासी हलकों में भी हो रही है, कुछ रिमार्क्स जो अदालत की तरफ से भी आ रहे हैं, समाअत चल रही है, फिर एक ऑर्डिनेंस भी आया था, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? आप ये समझते हैं कि 3 मार्च के इंतखाबात वैसे ही होंगे जैसे पिछले कई अरसे से होते चले आ रहे हैं? वैसे ही होने चाहिए जिसका तस्करा आईन पाकिस्तान 1973 में लिखा हुआ है, जिस पे माजी में अमल होता आया है, उसी पे अमल करना चाहिए। और मैं तो इस हद तक कह गया था कि अगर मैं जज होता इस बेंच में तो मैं अपने आप को अलग कर लेता। देखें, बज़ाहिर ये लगता है अफराद, ये अफराद नहीं बैठे हुए, ये पाकिस्तान की आइंदा तारीख के फैसले करने वाले लोग बैठे हैं। एक गलत फैसला, जैसे मैंने पहले कहा, उसका असर ये नहीं कल सुबह हो जाएगा। क्या होगा? पीटीआई ने तो जीतना है, सेनेट तो पीटीआई अक्सियत ले जाएगी, और इसलिए बिना तो ले जाएगी कि पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उनके पास दूसरों के मुकाबले में ज्यादा वोट। लेकिन अगर खुफिया वोटिंग होती है इफ्तिखार साहब, तो पीटीआई तो बड़ी परेशान, खासी खदशात का शिकार नजर आ रही है। पीटीआई इसलिए परेशान है कि पीटीआई को अपने पे एतमाद नहीं है। कभी उन्होंने इस किस्म के पॉलिटिकल इवेंट्स देखे नहीं है। वो अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक नतीजे चाहते हैं। लेकिन सियासत एक अजीब अमल है, जरूरी नहीं कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजे भी आए। बिल्कुल। अब उनके जितने वोट हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि उनके पास ज्यादा सीट होगी। अच्छा। मतलब अगर पीडीएम के पास 10 सीटें हैं ना, तो ये इनके पास 11 या 12 होंगी। चले, अब ये इशू नहीं है। इशू ये है कि ये चाहते हैं कि इनके मुकाबले में कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा ही ना हो। ये सोच खौफनाक है। सही, बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार साहब, अब ये सोच कि अगर वो हारते हैं तो फिर उसका खौफ है या फिर अपनी जो अराकीन है उन पर एतमाद नहीं है, लेकिन यही मामला हमने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी देखा कि वहाँ पर भी अपोजिशन के अराकीन थे, उन्होंने अगेंस्ट वोट दे दिया। अब ये जो बहस हो रही है, आइनी बहस है, ऑब्वियसली आइन और आर्टिकल 226 और इसका इतलाक, और फिर कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर डिफरेंस, और फिर फ्री विल वोट की, पार्टी डिसिप्लिन की भी कल बात की गई। कल जज साहब ने कहा कि क्या आपने पीपल्स पार्टी के रजा उबानी साहब को कि क्या आपने अपनी पार्टी के तमाम अरकान को बता दिया कि वो फ्री हैं किसी को भी वोट देने के लिए, और कोई डिसिप्लिन अगर कोई तोड़ता है तो ये डिसिप्लिन पर लागू ही नहीं होता कि वोट आप दे दें, फ्री वोट है, सेनेट में जिसको मर्जी दे सकते हैं। देखो दोस्त, अगर कोई तब्दीली लानी है ना तो उसके लिए आईनी तरमीम ले आए। मौजूदा तारीख को जब मैं और आप बात कर रहे हैं 25 तारीख को, जो आइन में लिखा है, अगर हम उसके मुताबिक नहीं जाएंगे तो हम गलती कर रहे होंगे। हाँ, जो सवालात आपने उठाए, जो सवालात इस डिबेट में उठाए जा रहे हैं, सब जमातें अगर बैठ जाए, इसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बहस करें, डिबेट करें, थ्रेशोल्ड करें, और फिर अगर समझते हैं कि इसमें तरमीम की जरूरत है तो इट इज द पार्लियामेंट, बिल्कुल,
वो इसमें तरमीम कर सकती है सही। और वो सबके लिए काबिल कबूल और काबिल एहतराम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इफ्तिखार साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत ले जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बहुत से स्कैंडल सामने आ रहे हैं। सिंध से आप देख लीजिए, लियाकत जतोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम थी। कल ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा था कि शायद अब वो नून लीग ज्वाइन कर लें। सैफुल्लाह आबरू के कागजात नामजद जो है वो मुस्तरद हो गए, KPK गए, इमरान खान साहब 14 MNA नहीं आए, हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का बड़ा टफ कंपटीशन चलने जा रहा है। तो ये टफ टाइम तो है मुझे लगता है हुकूमत के लिए। मैंने कब कहा कि टफ टाइम नहीं है, सियासत में हर आने वाला लम्हा टफ टाइम लेके आता है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग आपके गुलाम नहीं होते, मुल्क में बादशाह नहीं है, राजवाड़े नहीं है कि राजा साहब जो कहेंगे उस पर अमल हो जाएगा। ये मसला है। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मरतबा उसको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अच्छा बड़ी बदकिस्मती जो है, मैं पता नहीं इमरान साहब को कौन उनको सर समझा तो कोई भी नहीं सकता। जब वो क्रिकेट खेलते थे तभी उनको नहीं समझाता था, जो समझाने की कोशिश करता था वो बाहर बैठा होता था। देखिए बात यह है कि जो लोग इमरान साहब को मशवरे दे रहे हैं, पहली बात है वो लोग हैं कौन, उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं आप सारे एंकर, 10 के करीब लोग हैं। फिर उनके आगे लिखें कि इलेक्टेड कितने हैं, नॉन इलेक्टेड कितने हैं और किसने कितनी पार्टियां चेंज की हैं और उनका कोई सियासी मौका। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो जाएगा इफ्तिखार साहब, इतना मुश्किल टास्क ना दें। अच्छा, जरा आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं अपने तज्जिये के मुताबिक, तो ये भी बता दें यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस अब्दुल हफीज शेख, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? आई थिंक यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत मुश्किल में, ही माइट लूज इट। उसकी वजह है, उसकी वजह है यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के 100% इम्कान थे अगर जहांगीर तरीन उनके रिश्तेदार भी हैं ये फैसला न करते कि उन्होंने अपनी मुकामी सियासत जो है सराइकी बेल्ट की उसको बचाने की खातिर यूसुफ रज़ा को शिकस्त दिलवानी है। यूसुफ रज़ा क्लियर कट चेयरमैन था सेनेट, लेकिन जो फैमिली का मसला है, ये GDA के फिर पारा शरीफ हैं, अपना खुद तरीन साहब हैं, आप देखें महमूद हसन महमूद के बेटे गिलानी साहब के साथ बैठे हुए हैं, 5-7 वोट घर के हैं। इसमें जो जहांगीर तरीन ने कोशिश की है उससे मेरे नजदीक गिलानी साहब के लिए मुश्किल है। एक और अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट अगली इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन 2013 में नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इफ्तिखार साहब एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि एक फैमिली की लड़ाई है और तरीन साहब जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी एक तरफ खड़े हैं, लेकिन एंटी हफीज वोट भी तो है PTI का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है और फॉर्मूला है। बिल्कुल आप सही कह रही हो, उस आदमी को कौन जानता है, ठीक है ना, हम कितनी ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने साथ खुद ज्यादतियां करते हैं और बाद में किताबों में रोना रोते हैं, लिखते हैं कि गलती हो गई। मुझे बताओ, एक आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, जो पाकिस्तान के किसी गली कुचे में न पैदा हुआ, न फिरता है, न जाता है, न आता है, बाहर से आता है, ब्रीफकेस खोलता है, वजारत देता है, ब्रीफकेस बंद करता है, वापस चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सेनेट है, जो आपके पास मोतबरीन इदारा है, अगर उसका इंचार्ज ऐसा शख्स हो जिसका इतनी मोहब्बत, मैं उस पर चैलेंज नहीं कर रहा जी, उसकी नीयत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। क्या ताल्लुक है उनका पाकिस्तान से? पाकिस्तान से ताल्लुक होता है गली में, मोहल्ले में रहने वाले का, तहसील में रहने वाले का, जो अवाम में रहता है, जो अवाम से आता है। या कितना बुरा आप कह रहे हैं पॉलिटिशियनों को, आप यकीन करें पॉलिटिशियनों के घर जाए सुबह, बाहर लोग बैठे होते हैं अपनी दरखास्तें देके, और कितना भी सख्त मिजाज सियासतदान क्यों ना हो, वो आके हर आदमी की बात सुनता है। आप मुझे ये क्या नाम बताया आपने दूसरे उम्मीदवार का? अब्दुल हफीज शेख, यूसुफ रज़ा गिलानी। मुझे नहीं अब्दुल लियाकत जतोई, मुझे आप मुलाकात करके दिखाते हैं। बिल्कुल। और मैं यूसुफ रज़ा गिलानी से आपको क्या नजर आएगा, मुलाकात करके दिखा दूंगा। बिल्कुल सही। देखें ये पाकिस्तान है, इसकी जमहूरियत को सपोर्ट करें। बिल्कुल। यूसुफ की शिकस्त जो है उसकी वजह ये नहीं होगी कि पीडीएम गलत था, उसकी वजह होगी कि जहांगीर तरीन ने अपना मुस्तकबिल बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो सराइकी बेल्ट पे है। बिल्कुल सही है। वो नहीं चाहेगा कि उसके खानदान का सराइकी बेल्ट से तले रखने वाला शख्स पाकिस्तान की उसी आला उहदे पर फायद हो जाए, इलेक्ट हो जाए, मुंतखब हो जाए।
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपने गुफ्तगू की और ये भी कह दिया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो ऑब्वियसली बहुत भी हो सकता है और फिर इलेक्शन जो हैं वो 2023 में नहीं उससे पहले होंगे, क्योंकि इतना बड़ी जब चेंज आएगा तो फिर पार्लियामेंट में भी और कौमी असेंबली में भी चेंज बिल्कुल। और पीडीएम ये कह भी रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीत जाते हैं, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन ये बात जो अब्दुल हफीज शेख के बारे में इफ्तिखार साहब कह रहे थे, नून लीग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए कि हमने इनको वजीर खजाना बनाया था, अब जो है वो कह रहे हैं कि ये एक रॉन्ग चॉइस था और अब्दुल हफीज शेख को नहीं लाना चाहिए था। पीटीआई भी वही गलती कर रही है, तो बेसिकली उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो डिस्कस हो रही है हमारे हफीज शेख साहब की पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान तरीके साहब के साथ और फिर वो पाकिस्तान में उनका क्या स्टेक्स हैं ये भी डिस्कस हो रहा है। तो देखते हैं जी 3 मार्च को क्या हमारी कौमी असेंबली है और जो मेंबरान है वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक और अहम दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिसका हम जिक्र कर लें, श्रीलंका के वो दौरे पर थे, 2 रोज़ा दौरा कल ख़त्म हो गया और इस दौरे के दौरान हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट एक तो हुई, ट्रेड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं अमेरिका और चाइना के दरमियान भी ताल्लुकात को बेहतर करने की पेशकश करता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने सालसी बनने का निभाने की पेशकश कर दी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो तजारत और सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस है इससे इस पूरे खित्ते में फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मेरा सियासत में आने का मकसद गुर्बत का खात्मा था। शौकत खानम कैंसर अस्पताल गरीबों के लिए बनाया। फिर उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के जरिए गुर्बत को कम किया जा सकता है और कारोबारी बरादरी के लिए सहूलियात अव्वलीन तरजीह। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया श्रीलंका के लिए दहशतगर्दी का खात्मा, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, तो स्टेक्स जो हैं वो दोनों मुल्कों के एक जैसे रहे हैं। सियाहत और सरमायाकारी मुतासिर हुई दोनों ममालिक की, लेकिन खित्ते के ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात इस्तेमाल करके हम गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस रीजन को, उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ देखें कि किस तरह से आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं तभी पूरा खित्ता इंप्रूव करता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे खित्ते में भी यही चीज़ फॉलो होनी चाहिए। बिल्कुल, और नेबरिंग कंट्रीज की चूंकि वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर हमारा वाहिद इख्तलाफ कश्मीर है और मसला कश्मीर सिर्फ डायलॉग से ही हल हो सकता है। अनदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अनदर कॉन्फ्रेंस जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर, ये एक बड़ी बात है। और चूंकि इस तरह के जो स्टेट विजिट्स हुआ करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनको बड़ी कवरेज भी देता है और ऐसे में जब कश्मीर का जिक्र किया तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि हम हर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए कश्मीर का मसला जरूर हल। और इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि श्रीलंका के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड है उनके दरमियान और ताल्लुकात उनके बहुत दरीना हैं। तो यहाँ पर बात करना, इस प्लेटफॉर्म पर आकर बात करना, तो फिर बेसिकली एक मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसमें कश्मीर का जो इशू है वो उठाया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, और ये भी कहा कि उन्होंने हमें यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर खित्ते में तिजारती ताल्लुकात को इस्तेवार करना होगा। सो लेट्स सी जी इसके फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या आते हैं इस विजिट के, इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये जो पूरे मुआहदे भी हुए होंगे, डेफिनेटली उसका फ़ायदा ना सिर्फ श्रीलंका को होगा बल्कि पाकिस्तान को भी होगा। एंड वी वेस्ट के इन द फ्यूचर ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो है उसके ताल्लुकात श्रीलंका और पाकिस्तान में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आए। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। मेरा गला बिल्कुल बंद। वेलकम बैक जी। एक मामला जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने सीडीए की जानिब से जिला कचहरी इस्लामाबाद में वकला के चैम्बर्स गिराने से उठने वाले हंगामे की पादाश में वकला के खिलाफ दर्ज करवाई गई FIR वापस लेने, वकला को जारी तौहीन अदालत के नोटिस और उनके खिलाफ शुरू की जाने वाली इंसबाती कार्रवाई वापस लेने का मुतालबा करते हुए इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है, क्योंकि ये मामला जो है अभी सॉर्ट आउट नहीं हो सका। बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हो सका और ये भी कहा गया है कि अगर 28 फरवरी से पहले उनके मुतालिबात मंजूर ना हुए तो मार्च के पहले हफ्ते में मुल्क भर के वकला का नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाकर आइंदा के लाए हामिल को तय किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब सीडीए की जानिब से मजीद चैम्बर्स गिराने के लिए 28 फरवरी की डेट भी दी गई है। इस पूरे मामले में आखिर वकला बरादरी चाहती क्या है, पूरा ये डिसीजन और ये इंसिडेंट जब हुआ था तो उसके बाद क्या सिनेरियो है, इस पर हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद हसीब साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम, थैंक यू सो मच हसीब साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। ये जो पूरा मामला हुआ था चैम्बर्स गिराने के मामले पर वकला की तरफ से जो रिएक्शन आया था, फिर तोड़फोड़ की गई जिसको हमला भी कहा गया और अदालत ने इसमें कार्रवाई भी की, आप इस पूरे मामले में क्या समझते हैं कि वहाँ पर जो वकला गर्दी का लफ्ज़ यूज़ किया गया हमले के दौरान वो सही था? एक्चुअली इंस्टिगेट हो गए थे वकला और उन्होंने रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी?
देखिए, जहाँ तक लफ्ज़ वकलागर्दी का ताल्लुक है और इसी तरह की दीगर जो लफ्ज़ हमारे साथ मंसूब कर दिए गए और एक परसेप्शन बना दिया गया, और ऐसा लगता यह है कि हम माशरे का वो तबका है जिसका ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो यहाँ दहशत गर्दी करते हैं, नेगेटिव जो जितनी यहाँ के मामलात हैं उसमें वो अपने आप को इंडल्ज करते हैं, या कोई भी अच्छा काम जो हमसे रिलेटेड हो उसके बारे में शायद लोग समझते हैं कि ये कर ही नहीं सकते। देखिए, अच्छे बुरे हर जगह मौजूद हैं, नेकी बदी का तस्वर दुनिया में अज़ल से मौजूद है। कोई ये कहे कि सारे लोग अच्छे हो जाएं और फरिश्ते बन जाए, दुनिया का निज़ाम चल जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, और सारे ही बुरे हो जाए तब भी निज़ाम नहीं चल सकता। ये अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके अंदर बुराई और अच्छाई डाल दी और फिर उसको ऑप्शन दे दी कि वो किस तरफ जाता है। अब अगर वकला को ये कह दिया जाए कि वो सारी दहशत गर्द हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ है। आप माशरे के किसी तबके को भी देख लें, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। अब आप अपने मीडिया के वाले से देख लें, आप खुद भी अपने आप के बारे में, जो लोग आप में हैं उनके बारे में आप बहुत सी चीज़ों के बारे में बातें करते रहते हैं। इसी तरह हमारे बारे में भी लोग बात करते हैं, लेकिन मीडिया हमारे बारे में ज़्यादा बात करता है, लेकिन ऐसे में ज्यादा वैसे तो वकला के लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जिसके बारे में हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना आपके तबके से, पढ़ा लिखा तबका है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वकला की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आएगा। और मीडिया खुद से बात नहीं करता ना, वीडियोस में जो नजर आता है, अभी हम सिर्फ अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की भी बात कर लें तो आप वो वीडियो देखें कि कैसे बढ़ चढ़कर पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, जजेस चैम्बर तक पहुंच गए। क्या आप समझते हैं ये जस्टिफाइड था? जी चॉइस साहब। हसीब साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी हसीब साहब, आपने कहा कि मीडिया बड़ा बढ़ चढ़कर बात करता है और जहां जरूरत नहीं भी होती वहां पे भी कमेंट करता है। मीडिया सिर्फ उस चीज के ऊपर बात करता है जो दिखाया जाता है। आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इस वीडियो की ही बात कर लें, जैसे वकला बढ़ चढ़कर डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, जजेस चैम्बर तक पहुंच गए, आपको तो खुद इसको कंडेम करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा तबका है, एक्सपेक्टेड नहीं है उससे ये तमाम हरकतें। देखिए, बात यह है कि ये जो बात आपने की है, अगर मैं आधा क्वेश्चन समझ पाया हूँ, चूंकि डिस्टॉर्शन थी, मैं एक अर्ज कर दूं आपसे, इस सारे इंसिडेंट में डंडे कहीं भी नहीं थे, किसी के पास भी नहीं थे। अब तो सीसीटीवी फुटेज और जो कैमरे लगे हुए हैं और बाकी जो फोटोग्राफ्स लोगों ने जो मोबाइल से जो बनाई थी फुटेज, वो सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी है, मैंने खुद भी देखी है। इस तमाम मामले में किसी शख्स के पास डंडा नहीं था। ये डंडे वाली बात बिल्कुल गलत है और खिड़की तोड़ देना, जजेस और अगर आपके पास जस्टिस साहब को महसूर कर देना उनके ऑफिस में, ये मतलब ये वाले इंसिडेंट तो फिर ऑन रिकॉर्ड है। चलिए ये बता दें, आप छोड़ दें डंडे वाली बात, वो तो जी दुरुस्त, जी दुरुस्त। देखें, इस हद तक मैं अर्ज कर देता हूं और इसकी वजाहत भी कर देता हूं। चीफ साहब ने खुद अदालत में बैठ के कहा, और जब हमारे वकला अवाम पेश हुए जिन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, लेकिन ये किस हद तक मामला है। इस वक्त इस्लामाबाद में 5000 ऑलमोस्ट वकला हैं, उसमें से 200 से 250 लोग वहां मौजूद थे। उनमें से भी रिकॉर्ड में चीज मौजूद है कि 15, 20, 25, 30 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दे, बाकी उसमें वो लोग थे, इसलिए वो 1% भी नहीं बनते। अब 1% भी नहीं बनते तो आप उसको बेस बना के तमाम वकला को वकला गर्दी, बदमाश और दीगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमें इस पे एतराज है, शदीद एतराज है। आप कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं, बिल्कुल कंडेम करते हैं। हम शर्मिंदगी का इजहार करते हैं इस पे। बिल्कुल वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये काम किया, हम उनकी तरफ से जरूर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसका पस मंजर जरूर देखना है। अगर ये पस मंजर को आप फरामोश कर देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, वो जो मसला उसको करेंगे, इस तरह के मामलात और मसाइल पैदा होते रहेंगे। ये रिएक्शन था, एट द स्पर ऑफ मोमेंट हुआ, और ये एक ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन हुआ, भी गलत था, तरीकाकार भी गलत है। आपका रिएक्शन था, आपने कहा कि जी रिएक्शन था वकला का। ये जो चैम्बर गिराने का ऑर्डर था, ऑब्वियसली कोर्ट की तरफ से था, उसका तरीकाकार कोर्ट के थ्रू ही हो सकता था। जो रवैया अपनाया गया, ऑब्वियसली उसको कंडेम सभी कर रहे हैं, आपने भी किया, ऑन द ग्राउंड भी जो सबने देखा है वो भी उसमें किसी ने कहा ये सपोर्ट नहीं किया। अब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त मामला है,
कोर्ट में जो चल रहा है, जो वकला गिरफ्तार हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो गिरफ्तार वकला हैं उनको जमानत दे दी जाए? ओवरऑल कितने वकला इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कार्रवाई को? क्योंकि अभी तक तो वकला की तरफ से यही आ रहा है कि उनको छोड़ दें, जो अंदर जो इस वक्त कोर्ट जिन्होंने अंदर उनको गिरफ्तार किया उनको छोड़ दिया जाए, बस यही सामने आ रहा है इस वक्त एहतजाज। देखिए मैं जरा पहली बात मुकम्मल कर लूँ। जो पहला वाला मामला है हम उसको कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन हम साथ उसको ये बात भी कर रहे हैं कि जो उसका पस मंजर है उसको ध्यान में रखते हुए उस मसले का निकाला जाए ताकि दोबारा ना हो। इसलिए हम उन लोगों के साथ नहीं है जिन्होंने ये काम किया। अब रह गया मामला ये वाला जो आप जिसका जिक्र करते हैं, बेल एप्लीकेशंस जो हमने दायर की हुई है, जो लोग इस वक्त जेल में हैं। मैं खुद इस तमाम प्रोसीडिंग का हिस्सा रहा हूँ, GIT का मैं हिस्सा हूँ, और मैंने तमाम जो इसके आयुज़ हैं और बाकी जो लोग इसके इंचार्ज हैं, मैंने वो तमाम फुटेज भी देखी, जो उसमें जो तस्वीर उनके पास मौजूद है मैंने वो भी देखी, और कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे उनके बयानात और उनके ख्यालात भी सुने। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बात यह है कि वो 15, 20, 25 लोग जिनके बारे में ये कहते हैं उनकी हद तक तो मामला दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ये कहना कि 150-200 लोग और इनमें से भी जो लोग अंदर हैं उनके बारे में भी अभी क्लियर वर्जन नहीं है कि कौन उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। सिर्फ मौजूदगी जाहिर होती है और वो भी सबकी नहीं होती। बेल और जेल में जाने वाला जो मामला है ये उस क्रिमिनल प्रोसीजर का हिस्सा है, उस प्रोसेस का हिस्सा है। हम ये कहते हैं कि अगर उनको आप बेल भी दे देंगे, वो बाहर आएंगे, वो वकील हैं, प्रोफेशनल लोग पेश होते रहेंगे, नहीं जाना, आप प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, अगर साबित हो जाएगा तो सजा हो जाएगी, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। इसका मतलब है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जो उन फुटेजेस उन तमाम तस्वीर में और सबूतों में देखे जा सकते हैं, आप ये कहते हैं अगर उनकी सजा जो बनती है उनको सजा दे दी जाए, तो उस चीज पर तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा। देखिए बार कौंसिल जो हमारी है, जो रेगुलेटरी बॉडी और अब पाकिस्तान बार कौंसिल भी, उनका बड़ा क्लियर कट मौकफ है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो सकती। ओमनीबस ऑर्डर पास नहीं था, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल जो मुलव्वस है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुलव्वस, लेकिन उसको साबित करना होता है, सबूत के साथ करना होता है। यही अदालतें भी चाहती हैं, अवाम भी यही, इंसाफ भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, इंसाफ भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। तो ये बताइएगा मोहम्मद हसीब साहब के अब 8 से 10 जो वकला हैं उनके बारे में तो भी कोर्ट फैसला कर लेगी, ट्रायल होगा और फिर हो जाएगा फैसला। अब ये जो एक और मामला है जो जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, चैम्बर्स गिराने का, अब कोर्ट ने 28 तारीख का फिर डेट दे दिया कि जो बाकी जो चैम्बर्स हैं उनको भी गिरा दिया जाए, वो भी गैर कानूनी है। तो इस पर अब क्या वकला ने प्लान बनाया, किस तरह से रिएक्ट करना है? देखिए यही वो मामला है जिसका हम पहले दिन से इज़हार करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए, उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए। वो मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला इंसिडेंट है उसको तो हम कंडेम करते हैं, कार्रवाई का मुतालबा भी करते हैं, कहते हैं जो मुलव्वस है सबूत से उनके साथ कार्रवाई। लेकिन इसके साथ जो रिलेटेड मामला जो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, जहां से ये मामला पैदा होता है और इससे पहले भी पैदा होता रहा है, आप उसका सदेबाब करें। अच्छा, अब 2 चैम्बर की जगह जब 200 चैम्बर गिराए गए तो अब वहां और जो सैकड़ों चैम्बर हैं उनके बाहर नोटिस लग गए, अब आप उसको गिराने जा रहे हैं। तो ये तो लामुतनाही सिलसिला है, इसका तो मजीद रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन अब सिर्फ ये नहीं है कि वो जो पहले 100, 150, 200, 250 लोगों का रिएक्शन था, अब ये तो 5000 वकीलों का मामला है। तो अब तो पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा है। वो जहां इंसिडेंट हाई कोर्ट वाले कंडेम करते हैं वहां वकला के साथ भी खड़े हैं और ये बात समझने की है। अब अगर चैम्बर गिराए गए, अगर इस तरह का एक्शन लिया गया, इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा है। चैम्बर गैर कानूनी है हसीब साहब। अच्छा, गैर कानूनी वाला जो मामला, कोई हल तो है ना? मैं अर्ज कर देता हूं। देखें, अभी हमने CPLA फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने एक लेटर लगाया है DC का जी, और वो 2013 का लेटर है। उसने उसमें इजाजत दी हुई है कि हमें चैम्बर बनाने पे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया ना एक एस्पेक्ट। अगर बैठ के इस पे आप एक प्रोग्राम करेंगे, अगर कितने लीगल और कितने इलीगल है ये बात क्लियर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर हम चैम्बर को इलीगल कहेंगे तो फिर वहां जो अदालतें मौजूद है उनको भी इलीगल कहना पड़ेगा। उसकी एक वजह मैं आपको बयान करता हूँ। यही चैम्बर के दरमियान आज भी ये चैम्बर दोनों तरफ से गिरा दी गई, दरमियान में सिविल डिफेंस का एक ऑफिस बना हुआ है, वो भी वही बना हुआ है, वो भी इलीगल, उसको नहीं गिराया गया। पहली बात, इसी करीब एरिया में अदालतें बनी हुई हैं और वहां सबूत भी हैं, डॉक्यूमेंट्स। ये मेरी बात सुन लीजिए, नहीं, ये बात मेरी सुन लीजिएगा। जब चैम्बर इलीगल अगर आप कहते हैं तो फिर अदालतें जो बनी हुई हैं और वो डबल स्टोरी बनी हुई हैं, जिसका मैं नहीं समझता कि इजाजत किसी तरह भी दी जा सकती है, वो अभी बनी है चंद साल पहले,
वो भी इलीगल है, वो काम कर रही है और चैम्बर को आप गिराते हैं। चौधरी साहब, आपके पास अगर तमाम सबूत हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं और आप समझते हैं कि आपकी बात कानून के मुताबिक है, तो आप तो कानून के मुहाफिज हैं, अदालत में जंग लड़िए। इस तरह से रिएक्शन देकर या स्ट्राइक करके ये तमाम सिनेरियो को आगे लेकर चलना, आप लोग तो ज्यादा समझते हैं कि कौन कौन से एंगल्स के साथ खेला जाएगा, तो आपको कानूनी फतेह भी हो जाएगी अगर आप सही हैं तो। मैं आपसे एग्री करता हूं, वो जो रिएक्शन था वो फोरम भी गलत था और उसका नहीं, अभी भी जो आप 28 फरवरी के रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि तमाम वकला इकट्ठे हो जाएंगे, कानूनी जंग क्यों नहीं लड़ी जा रही? दोनों बातें मैं कर देता हूं। देखिए, पहला वाला रिएक्शन जो था उसका फोरम वो भी उस तरह गलत था जिस तरह ये लोग आए हैं। वो आते, चीफ साहब से मुलाकात करते, उनके गोश गुजार करते, वो पहले भी तावन करते, उन्होंने बहुत तावन किया। मैं पिछले 1 साल से उनके साथ में देख रहा हूं, मैं तो हमेशा उनकी तारीफ की है और आज भी करता हूं। लेकिन अब उनकी तरफ से भी कुछ मामलात ऐसे आ रहे हैं, जैसे अभी चैम्बर गिराने का ऑर्डर उन्होंने कर दिया, ये जो बड़ी शहनाज भट्ट वाली जो पिटिशन 2 साल से पेंडिंग थी, अब रह गया मामला। अब अगर रिएक्शन आता है, देखें, उसी रिएक्शन से बचने के लिए हमने CPLA सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया और कुछ 60 डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ताकि इस तरह के मसाइल पैदा ना हो। लेकिन जिस तरह पहले कुछ लोग यहां आ गए और वो बगैर बताए और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आए और एकदम रिएक्शन के तहत आए, और उस वक्त वो लोग जो साथ थे वो भी कहते हैं हम ये समझे कि शायद ये आ रहे हैं, हम भी आगे कि ताकि हम उनको गोश गुजार करेंगे, चीफ साहब बताएंगे हमारे साथ ये हुआ। वहां कुछ शर्पसंद लोगों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये सारा मामला होगा और आज भी हम शर्मिंदा है उसकी वजह से, वो गलत हुआ। हम ये चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसा कोई मामला, आइंदा भी ऐसा ना मामला हो, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं ताकि इसको इसके रोक लिया जाए। एक और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी खुद ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट भी अगर ये मामला चाहे CDA करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे, पुलिस करे, रेंजेस करे या कोई और करे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाएगी और ये एजिटेशन ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, लेकिन अदालती अहकाम पर अमल दरामद कराना टॉप प्रायोरिटी होती है। चौधरी साहब, ये आप भी समझते हैं, तो अगर अदालत के अंदर ही ये कानूनी जंग जीतकर आर्गुमेंट किया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप ये हमसे बात कर रहे थे, लेकिन आज से पूरे एक तो स्ट्राइक पर चले गए। 28 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, आज ऑलरेडी 25 फरवरी हो गई, दोबारा चैम्बर गिराएंगे तो ऐसा लग रहा है कि फिर कुछ ना कुछ मामला बिगड़ सकता है। तो इसको 28 फरवरी या फिर 1 मार्च के बाद जो मामला खराब हो सकते हैं, कोर्ट के जरिए ही सेटल हो जाए तो बेहतर है। और इस तरह से इश्तियाल और भी हालात अगर खराब होते हैं तो फिर वो बेहतर नहीं है किसी तौर पर भी। तो ये तमाम मामला है, इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, इसको देखना चाहिए और ये बड़ा मैटर भी करता है। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़े और मेरे वाली इंटरेस्टिंग खबर बताने वाले हैं, मैं बता दूं प्लीज, मुझे ज्यादा शौक है पालतू जानवरों का भी और बाकी तमाम चीजों का भी। तो अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, आपने खुशी से कहा ना, नाराज होकर तो नहीं, ठीक है, तो उसमें कोविड के दौरान अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर जानवर में कोविड है तो हम क्या करें क्या ना करें, बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो परेशान नहीं होना आपने। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर ने ये डिसीजन लिया कि आप अपने पालतू जानवरों को हम तक लेकर आएं और हम उनका मुफ्त टेस्ट कराएं। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला आया भी था लाहौर चिड़ियाघर में जब इलामात आई और अब ये देखा गया कि 2 बच्चे जो कि सफेद टाइगर्स के 2 बच्चे थे उनमें कोरोना की वजह से मौत के शुक्र पर पालतू जानवरों की अब कोविड टेस्टिंग का अमल बाकायदा शुरू कर दिया गया है। उनके ट्रेनर्स जो हैं या उनके साथ जो कीपर्स हैं उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में माहिर डॉक्टर्स एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए जानवरों के गले या फिर उनके पास होने वाले स्टूल का सैंपल लेते हैं। और वेटरनरी फैसल महमूद इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो भी शख्स पालतू जानवर लाता है, कोई इलामत हो तो हम उसके टेस्ट ले लेते हैं और फिर जानवर अगर फ्रेंडली हो तो स्वैब टेस्ट भी ले लिया जाता है। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के मुताबिक लाहौर चिड़ियाघर, जलो पार्क और सफारी पार्क के 250 से ज्यादा जानवरों के टेस्ट हुए हैं जिनमें कोई मूजी वायरस मुब्तला नहीं पाया गया कोई भी जानवर उसमें। और डायरेक्टर का यह भी कहना है कि जानवरों के साथ साथ वहां मौजूद उनके कीपर्स का भी चेकअप किया गया ताकि अगर किसी में कोई सिम्टम्स हैं और तो उसको वो भी चेक हो सके। और जानवरों के सैंपल्स जो हैं वो PCR मशीन में जांच पड़ताल की जाती है, फिर 3 से 4 घंटे में उनकी रिपोर्ट मौसूल हो जाती है। तो दैट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पेट कीपर्स। क्योंकि ये प्रॉब्लम भी थी कि आखिर टेस्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे और पॉसिबल कैसे है टेस्ट होना, तो फिर अब ये इसका हल निकाल लिया गया जी, जानवरों के भी कोरोना टेस्ट होंगे। और जैसे जैसे हमने ओवरऑल देखा है कि टेस्ट तो खैर हो रहे हैं और उधर जो प्रॉब्लम थी कि वो जो ऑलरेडी टाइगर जो हुए उनके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। बिल्कुल, दूसरी जानिब आपको एक और खबर देंगे जी। सिंध हाई कोर्ट ने कल उसके सखर बेंच ने सूबे में कुत्तों के काटने के वाकयात रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, जहां अदालत ने अहम और दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। बिल्कुल, अब ये दिलचस्प रिमार्क्स ये हैं जब सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के जज जस्टिस आफ्ताब अहमद ने दौरान
समात कहा कि सूबे के जिस इलाके में अगर कुत्ते काटने का कोई वाक़या पेश आया तो फिर वहां पर कार्रवाई किस हद तक होगी, जो कि इंटरेस्टिंग है। वहां का MPA जी मुअत्तल हो जाएगा। और जिस MPA के हल्के में ये वाक़या पेश आया वो सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकेगा। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वाक़या पेश आने की सूरत में मुतल्लिका अफसरान की तनख्वाह बंद होगी, सरप्लस में रखा जाएगा। और उस पर सरकारी वकील ने फिर यह जवाब दिया कि MPS का ताल्लुक नहीं है इससे। तो वो जाहिर है हैरानगी मुझे भी हुई ये रिमार्क्स पढ़ के, लेकिन फिर उन्होंने आगे से उनको बड़ा अच्छा रिमार्क देते हुए जवाब भी दिया कि हमें पता है अफसरान आने वाले फंड्स में से कैसे कमीशन रखते हैं, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना भी MPS का फ़र्ज़ है, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और इस केस की समाअत जो है वो 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन समाअत 16 मार्च तक मुलतवी की गई है, सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को हैं। तो फिर अगर ऐसा कोई MPA पकड़ा जाता है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर सेनेट के इलेक्शन तो हो जाएंगे। तो फिर पता नहीं आप तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में चले गए, लेकिन पहली और आखिरी दफा सेनेट के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आगे भी आएंगे। आगे तो बहुत टाइम है। देखें जब एक डिबेट चलती है तो डिटेल आर्गुमेंट होता है, फिर डिसीजन है कि आइंदा 2 से 3 दिन में अगर कोई वाकया होता है तो फिर क्या होगा, ये अहम चीज है। हाँ, फिर ये एक अहम चीज है, लेकिन ऑब्वियसली ये रिमार्क्स थे, वर्डिक्ट नहीं था, डिसीजन नहीं था, तो डिसीजन आने तक तो डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। एनीवेज वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। PSL के जबरदस्त मैचेस और उसकी अनाउंसमेंट तो अब हो चुकी है, एक और भी कि जी अब एक मिनट यहाँ ही रहिएगा। मैं जरा अबूजर आपको बता दूं कि मैं आजकल बहुत लकी साबित हो रही हूँ कि मैं जो टीम सेलेक्ट करती हूँ वो जीत जाती है। और आई एम एक्चुअली रबिंग इट ऑन योर फेस अगेन। एक्चुअली हुआ भी ऐसे, क्योंकि कल जैसे कराची किंग्स ने टारगेट सेट किया था, बड़ा जबरदस्त लग रहा था, लेकिन बात वही हुई कि दूसरी टीम ने जिसने बैटिंग की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसने बड़े आराम से कल मैंने ये ऑप्शन आपको दे दी थी कि आप अपनी फेवरेट टीम सेलेक्ट कर लें, कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और आपने कहा कराची किंग, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो मजबूरी थी ना आपकी, आपने सिलेक्ट करनी पड़ी। मजबूरी थी या जो भी था, इट वाज माय लक कि वो जीत गए। लेकिन 196 का टारगेट वाज एक्चुअली, वो हर मैच के साथ ना वो बात, बैटिंग पिच जो है वो अब ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है कि वो स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज भी साथ साथ एस्टैब्लिश होती जा रही है कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो जीत रही है, या दैट मींस के टारगेट को अचीव करना यहाँ पर थोड़ा आसान है। ग्राउंड कंडीशंस, थोड़ी सी ड्यू फैक्टर, इसकी वजह से जिस तरह से कल बिलाल आसिफ भी हमारे साथ जब मौजूद थे तो उन्होंने यही कहा था कि इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पर जो सेकंड टीम जो बैटिंग करती है वो भी ज्यादा फेवरेट हो रही है। तो ये एक वाकई इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है। बिल्कुल, कल के मैच के हवाले से बात करेंगे और आने वाले कल, आज तो छुट्टी है, आने वाले कल के मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ शोएब जट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, होस्ट हैं PSL ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ के, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, थैंक यू। और सिमल, आपको थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आज छुट्टी नहीं है। 24 न्यूज़ HD और उसके तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आज एक बड़ा इंटरव्यू निश्चित होगा और इंतजामुल हक का। तो PSL हंगामा की जो ट्रांसमिशन हमने स्टार्ट की है उसमें छुट्टी नहीं है, उसमें काम। अच्छा, मैं शोएब, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज मैच की छुट्टी है, आज मैच नहीं है, ट्रांसमिशन तो रोज चलेगी, वो तो चलती रहेगी। और जब तक PSL चल रहा है ट्रांसमिशन हर रोज देखेंगे लोग। आपको यही कह रहा था कि मैच की छुट्टी जरूर होगी लेकिन काम की छुट्टी बिल्कुल नहीं है। और वाकई जिस तरह से आप कर रहे हैं, PSL की ट्रांसमिशन बड़ी जबरदस्त चल रही है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है और आगे भी ये लगातार इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ऐसी चलती रहे। और साथ साथ ट्रांसमिशन के अलावा जो मैचेस चल रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं, वो कैसी नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि कल भी करीबन 200 का टारगेट अचीव हो गया, लग नहीं रहा था कि जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी मुश्किल में थी शुरू में, लेकिन आपको क्या वजह लगती है, फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हो चुके हैं इस वक्त? अफजर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने, अगर हम डे बिफोर यस्टरडे आपके साथ थे तभी मैं कह रहा, स्कोरिंग गेम्स होंगे। जब हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं तो फिर टोटल 200 प्लस भी हो तो वो नहीं रहता। ये PSL की हम बात कर रहे हैं कि कल 200 के करीब जाके भी जो है वो चेस हो गया। आप ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच देखेंगे न्यूजीलैंड का, तो वहां पे भी 200 प्लस का स्कोर जो है वो हासिल कर लिया गया, अचीव कर लिया गया। तो ये T20 क्रिकेट की खूबसूरती होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्रिटिसिज्म कर रहे हैं क्योंकि कराची में ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होता है कि वहां पर बॉल जो है वो ग्रिप में नहीं आ रहा, तो दूसरी बारी लेने वालों को बड़ी आसानी हो रही है। बहरहाल कोई भी एक्सक्यूज बनाए, क्राउड को एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिलती है और वो मिली है। और आपको बताता चलूं कि 2 प्लेयर ऐसे होते हैं बैटिंग में, जब वो चलते हैं तो लोगों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। एक लाला थे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बूम बूम शाहिद आफरीदी, और दूसरे शर्जील खान। तो कल जब शर्जील खान का बल्ला चला, आप देखें बेशक उनकी टीम हार गई लेकिन अब टॉक ऑफ टाउन बने हुए हैं कि शर्जील ने सेंचुरी कर दी, एंटरटेनिंग क्रिकेट दी।
व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स ही हैज प्लेड। उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से अपना पूरा सेंचुरी भी की, कॉन्फिडेंस भी नजर आए। लेकिन आपने जहां शर्जील का जिक्र किया, वहीं पर एक एक्सपेक्टेड प्लेयर ऐसे भी हैं जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम बड़े अरसे से वेट कर रहे हैं कि वो परफॉर्म कर सकें, दैट इज बाबर आजम। क्या हो गया शोएब, उनको नहीं चल पा रहा उनका बल्ला, लेकिन उस तरह से नहीं चल पा रहा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, फौरन से एकदम आउट हो गए। देखिए, मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग सेंचुरी फ्रॉम हिम। बिल्कुल, चले जी, आपने जरूर किया तो मैं समझा कि आप बड़ा नॉटी क्वेश्चन लेके आ रही हैं और आप मोहम्मद आमिर की तरफ लेके चली जाएंगी। चले, आप बाबर आजम की तरफ लेकर आ गई। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं सिमल के जिनको लोग जो है ना वो मोहब्बत करते हैं। तो बाबर आजम ने ओवर द फ्यू मंथ्स या ओवर द फ्यू इयर्स ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि लोग उनको बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेके जो है वो जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं या क्रिकेट क्रिटिक्स हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि बाबर आजम इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है। कल आप देखिए कि अगर बाबर आजम ने जिस तरह बारी ली, अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता, चीजें अच्छी होती, तो इनकी टीम जो है वो 200 प्लस जाती। जब 200 प्लस कोई टीम स्कोर कर लेती है तो जो ओपोनेंट होता है, बेशक उसको जो है वो ड्यू फैक्टर की जो है वो फेवर भी हो, लेकिन उसके बावजूद एक नफ्सियाती दबाव जरूर होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बाबर आजम से एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चलें, अभी काफी मैचेस पड़े हैं। हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम, क्योंकि पाकिस्तान टीम के भी कप्तान हैं, तो वो अपना रंग दिखाएं, अपना रंग जमाएं और रन्स करते हुए नजर आएं। बिल्कुल सही है। बाबर आजम की तो उम्मीद भी है कि वो अच्छा खेल सकते हैं, कल भी 60 प्लस किया, आइंदा आने वाले मैचेस में भी वो कुछ मतलब आउट ऑफ फॉर्म थे, वो कॉन्फिडेंट बाबर आजम नजर आना चाहिए। मैं वो एज अ फैन मैं वो डिमांड कर रही हूं। लेकिन अब ये आप, हाँ जी 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 बोले। नहीं, बोले प्लीज। अच्छा शोएब साहब, अब ये बाबर आजम के अलावा जो आपने कहा कि आपको लग रहा था कि आमिर का जिक्र करेंगे हम, तो आमिर का जिक्र आप कर लीजिए कि आखिर उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रेट करते हैं आप? शुरू में तो वैसे लग रहा था जैसे उन्होंने विकेट ली और जिस तरह से वो पंप अप थे कि बड़ा जबरदस्त आने वाला है, लेकिन वो फिर हिटिंग तो फिर उनके ऊपर भी बहुत हुई है। देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना कि ड्यू फैक्टर जो है उसका मामला है। ऑल्दो के नए बॉल के साथ लोग कहेंगे कि नए बॉल के साथ ड्यू फैक्टर क्या है, लेकिन जब गेंद ट्रैवल करता है ग्राउंड पे, ओस जो है, फॉग जो है वो ग्रास पे या फील्ड पे पड़ चुकी होती है। जब गेंद उस पर ट्रैवल करता है तो उसके बाद फास्ट बॉलर के लिए उस गेंद को ग्रिप करना और उसको अपने हिसाब से उसको जो है वो स्किट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जो है मोहम्मद आमिर नहीं हूँ कि लेम एक्सक्यूजेस दूं, लोग ये समझे। हालांकि मोहम्मद आमिर हो या कोई भी बॉलर हो, वो कोशिश करते हैं कि वो जान लगा के बॉल करें। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद आमिर भी उन्हीं क्रिकेटर्स में शामिल है जिनसे लोग बहुत ज्यादा हाई रेट जिन्हें करते हैं या एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं, लेकिन रिजल्ट्स ना हो तो फिर क्रिटिसिज्म भी उतना ही बर्दाश्त करना पड़ता है। लाइटर नोट पे कहूं कि अगर ये सवाल मोहम्मद आमिर से पूछते तो आमिर कहते कि इसका जवाब जो है वो मिसबाह-उल हक अच्छा दे सकते हैं। अच्छा, अब कल के मैचेस की अगर जिक्र कर लें शोएब, तो कल के मैचेस को आप कैसा देख रहे हैं? पहला मैच लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स है। लाहौर कलंदर ऑब्वियसली 2 मैच जीत चुका है ऑलरेडी PSL 6 में, तो आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी और प्रेशराइज्ड रखेगा टीम को? देखिए सीमल, अगर आप लाहौर कलंदर की फतह का जिक्र ना भी करती तो भी हमें पता था कि वो आपकी टीम है, वो हारी भी होती, तो भी आपने कहना था जी लाहौर कलंदर बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और वो जो दूसरी टीम है वो जीत के भी जो है ना वो आप उसको हाईलाइट नहीं करती। तो ये अबूजर, मैं आपके साथ हूँ, जो है वो मुसलसल इस तरीके से टीमों को डिक्लाइन कर देती है। ठीक है, बिल्कुल। तो शोएब फिर बताइए, सीमल को बताते हैं फिर लाहौर और मुल्तान में कौन आपको लग रहा है तगड़ा परफॉर्मेंस कौन करने वाला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2 मैच जीतने के बाद लाहौर कलंदर को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। आज जो हम इंजमामुल हक का जो इंटरव्यू करेंगे तो उसमें हम यकीनी तौर पे ये सवाल जरूर पूछेंगे, बल्कि ये टॉक ऑफ क्रिकेट बनी हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, अब उनको रेस्ट देना बनता है। तो अगर लाहौर कलंदर शाहीन अफरीदी को आज के मैच में रेस्ट देते हैं ताकि अगले मैचेस में उनको ताकतदम शाहीन शाह अफरीदी मिले, तो यकीनी तौर पर इसका एज जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को होगा। मुल्तान सुल्तान्स देखें, अनफॉर्चुनेटली रन्स करके भी वो मैचेस हार रहे हैं, तो आज का मैच जो है वो मुझे तगड़ा देखने को मिल रहा है। जो है प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब तक आप देखेंगे
तो जो टीमें टॉस जीतती रही हैं उनको एडवांटेज होता रहा है। लेकिन क्योंकि डबल हेडर है, मतलब सॉरी कल के मैच में डबल हेडर होगा तो एक मैच अर्ली होगा, इसलिए ड्यू फैक्टर शायद इतनी ज्यादा फेवर ना करे किसी टीम को जितनी सेकंड मैच में कर सकती है। तो कल का मैच तगड़े का मुकाबला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। एडवांटेज कलंदर्स को ये है कि वहां पे मिस्टर जो है वो प्रोफेसर हफीज वहां पे मौजूद है, तो उनकी टीम को पता होता है कि नीचे से भी आगे जो है 40-50 रन जो है वो वैल्यूएबल ऐड कर लेंगे, तो वो उनको एक एज हासिल हो जाता है। और दूसरी टीम में शायद अफरीदी हैं, अभी तक वो अपना रंग नहीं दिखा सके जितना लोग उनको देखना चाहते हैं, लेकिन अगर लाला का बल्ला चल गया, लाला का बॉल घूम गया, तो यकीनी तौर पर सिंबल जो है वो अफसुदा दिखाई देंगी, आप जो है ठट्टे मारते दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और इसके अलावा लाहौर कलंदर्स के मैच, क्योंकि वो तो चले इंपॉर्टेंट है, मुल्तान के साथ जो दूसरा मैच है कोयटा का और पेशावर का, कोयटा को कैसे देखते हैं हम? सरफराज अहमद तो और पिछले मैच में तो बड़े एग्रेसिव नजर आए, अब ये परफॉर्मेंस फील्ड में और जो रिजल्ट आएंगे नजर आती है कोयटा कुछ कम बैक कर सकता है पेशावर के? देखिए वहां से क्रिस गेल गए हैं, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्रिस गेल गए हैं तो अब उनकी बैटिंग जो है वो शायद माठी पड़ जाए या उनकी जो है वो बैटिंग उतना स्कोर ना कर सके, लेकिन अब वहां डुप्लेसी भी आ चुके हैं, तो एक खिलाड़ी गया, दूसरा खिलाड़ी आ गया, तो वहां पे रन्स, फिर डेल स्टेन भी आपको एक्शन में दिखाई देंगे। अब ग्लैडिएटर को आप अर्ली 2 मैचेस वाली ग्लैडिएटर ना देखें, अब आप देखेंगे ग्लैडिएटर जो है वो जनूबी अफ्रीकी पावर के साथ जब मैदान में उतरेगी तो यकीनी तौर पे कुछ बड़ा करके दिखाएगी। जिस तरीके से उनके नसीम शाह जो है वो इम्प्रेस नहीं कर पाए अब तक बॉलिंग में, तो मुझे लग रहा है कि वो नसीम शाह को रेस्ट करवाएंगे कल के मैच में और डेल स्टेन के साथ मैदान में उतरेंगे। फिर टॉप ऑर्डर में देखें जब डुप्लेसी जैसा खिलाड़ी आ जाता है तो यकीनी तौर पे टीमें जो है वो मजबूत भी हो जाती हैं, रन भी ज्यादा बनाती हैं। जब रन ज्यादा बनाती हैं तो फिर कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मीनवाइल पीसीबी आपको देखें कि वो आखिरी जो मैच जीत कर आ रही है, हाई स्कोरिंग मैच जीत कर आ रही है, तो अगर एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर को इस बात का गुस्सा होगा कि वो अभी तक फतह का मजा नहीं चख सके, तो वहां पीजी को ये एतमाद होगा, पीजी मींस पेशावर ज़ल्मी को, कि उनकी टीम जो है वो हाई स्कोर जो है वो चेस कर सकती है, तो इस मैच में भी वो विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकती है। दूसरा मैच मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा तगड़ा मैच होगा, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, उसमें देखने वाले को बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखने वाले को बहुत ज्यादा मजा आएगा और शायकीन हर चीज को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शोएब, जहां पर हम मैचेस की बात कर रहे हैं वहीं पर एक गूगली चैलेंज मुतारिफ कराया गया था क्रिस गेल की जानिब से, वो क्रिकेट के शायकीन को उन्होंने अपना उस चीज ने अपना गर्विदा बना लिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना ये बड़ा फेमस भी हो रहा है और लोग अब इसको कॉपी भी कर रहे हैं। तो हम एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। मैं चाहूंगी कि ये वीडियो हम फुल स्क्रीन दिखाएं कि ये गूगली चैलेंज है क्या था और किस किसने इसको अटेम्प्ट किया। हसन अली जो है वो काफी आपको शायद ये आपकी नजर से भी गुजरा होगा, हसन अली ने जो इस गूगली चैनल में परफॉर्मेंस दी है, बड़े मतलब एनर्जेटिक है हसन अली ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड भी। बिल्कुल अफजल, कुछ प्लेयर्स अब जो है ना वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है कि क्रिकेट के अलावा अगर आपने मकबूलियत हासिल करनी है, अगर आपने अटेंशन हासिल करनी है, अगर आपने अपने रेट्स बढ़वाने हैं, क्योंकि ब्रांड के रेट लगते हैं, तो वो फिर ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी जानते हैं, उसका हुनर भी जानते हैं और वो बेहतर प्ले करते हैं। तो मुझे यही है, गूगली का चैलेंज आ गया, आप देखिएगा कमिंग डेज में जो है वो हसन अली भी कोई चैलेंज देते हुए दिखाई देंगे, और फिर जब हसन अली आएंगे तो उनका पूरा रोटी गैंग जिसमें फहीम अशरफ भी है, आसिफ अली भी है, शादाब खान भी है, तो ये भी आपको दिखाएंगे। तो कैरिबियन रंग आपने देख लिया। अच्छा, लेकिन मुझे शायद लगा कि राशिद खान से ज्यादा अच्छा ये चैलेंज हसन अली ने किया और वो पंजाबी नजर आ रहे हैं उसमें, एक्चुअली परफॉर्म भी करते हुए, डांस भी करते हुए। वेल शोएब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप कि आज का जो का पीएसएल ट्रांसमिशन का वो लोग जरूर एंजॉय करेंगे। इंजमामुल हक खसूसी मेहमान होंगे। हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पर, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बात हो रही है एक तो सेनेट इलेक्शन की है, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक डेट आने वाली है वो है 26 मार्च, लॉन्ग मार्च, और उसमें अहम किरदार पीडीएम में नून लीग का। मरियम नवाज खूब एक्टिव हैं और उन्होंने कल भी गुफ्तगू की मीडिया से, और उन्होंने डस्का इलेक्शन के हवाले से बात की कि एजेंसीज मुलविस हैं, कौन मुलविस है, मुझे सब नाम मौजूद हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए, और साथ साथ उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया और इसको दोहराया कि दोबारा इलेक्शन किए जाने चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को तलब भी कर लिया है और 2 मार्च को उनको तलब किया गया है। जाती उम्रा का ये अराजी केस है, 11 बजे तलब किया गया है और लास्ट टाइम आपको याद है कि नैब तलबी के ऊपर जो पूरा हंगामा हुआ था,
पूरा मैदान जंग बन गया था। ऑपोजिशन ने हुकूमत की तरफ और मशीनरी और सिस्टम की तरफ इल्जाम लगाए। सिस्टम और मशीनरी ने ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज के तमाम अरकान और कारकुनों पर इल्जाम लगाए। इस दफा जब वो जाती हैं तो क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी जो पूरी ये जो मीडिया टॉक्स हैं कल से ये बहुत ज्यादा डिस्कस भी की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो कल एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आज मुचलके जमा कराए जाएंगे और फाइनली उनको रिहा कर दिया गया है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर अरेस्ट थे। बिल्कुल, अब जमानत हो चुकी है इस केस के हवाले से और मजीद अब ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ जो जमानत है और उनकी जो रिहाई है वो आज मुमकिन हो जाएगी जैसे ही मुचलके जमा हो जाएंगे। इन तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी और इसके साथ 26 मार्च PDM क्या कर सकती है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के बाद अब बड़ी डेट ये 26 मार्च ही है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम गुफ्तगू अगर करें PDM की खासकर और फिर उसमें जो अहम पार्टी है नून लीग के हवाले से कल एक बड़ी पेशरफ ये हुई कि हमजा शहबाज साहब को कल ज़मानत पर रिहाई मिल गई। आपको क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, नून लीग को और मज़ीद कितनी तक़वियत मिल सकती है? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि मरियम नवाज को तलब कर लिया गया है और हमजा शहबाज की रिहाई अमल में आ रही है। अब अगर आप इसको सियासी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत सी बातें जो है वो हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मामलात अदालत के हैं, लिहाजा आप बहुत खुलकर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ सियासी मुकदमात ऐसे ही चलते हैं। हमारे यहाँ सियासी मुकदमात की नौयत ऐसी ही होती है। नाम उसका कभी एहतसाब का होता है, कभी इंतकाम का होता है, कभी छोटी अदालत होती है, कभी बड़ी अदालत होती है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 50-60 साल से चीज़ें ऐसी ही चलती आ रही हैं। अब इसमें अब 2 मार्च को मरियम नवाज को तलब किया गया है, 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन है। बज़ाहिर तो दोनों का कोई ताल्लुक नहीं नज़र आता, क्योंकि मरियम नवाज कोई मुंतखब MPA या MNA नहीं है जी। लेकिन वो एक पार्टी की जो है वो सीनियर नायब सदर हैं, इस वक्त उस पार्टी को वो लीड कर रही हैं एक तरीके से, और उस पार्टी के बड़े स्टेक्स हैं। तो अब ये एक नॉर्मल सी कार्रवाई है। बज़ाहिर अगर नैब्स वालों से पूछें, उनसे कहेंगे, वो कहेंगे जी नॉर्मल कार्रवाई। तो ये नॉर्मल कार्रवाई इतने महीनों क्यों नहीं हुई जी? ये भी एक अपनी जगह सवाल है। अब हमजा शहबाज की रिहाई से बहुत से लोगों का तासुर तो ये कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान कोई एक सर्द जंग शुरू हो जाएगी जी। जिस तरह बहुत से लोग बड़े अरसे रहते कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई एक सर्द जंग है, कोई स्प्लिट होने वाली है, कोई इख्तलाफ होने वाला है, कोई तकसीम होने वाली है। तो अगर और कुछ हो ना हो, मुस्लिम लीग नून पर बेशुमार इल्ज़ामात हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं उनकी क़यादत के ऊपर। उनके कायद जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, वो लंदन में हैं। जितनी चाहें आप उस हवाले से खबरें चाहें तो बना लें, खबरें चाहें तो लगा लें, खबरें चाहें तो हम उसको स्पेकुलेट कर सकें। लेकिन ग्राउंड पे जब इंतखाबात होते हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, तो वो नशिस्तें जीत जाते हैं जी। और इसी तरीके से हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं कि सिंध में इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से इस चीज़ का जायज़ा लें कि ये हो क्या रहा है सारा। देखिए, पूरे सिस्टम का मसला है और पूरे सिस्टम का ही मसला नहीं है। हमारे यहाँ जो रियासती मशीनरी हैं उन पर बड़े सवालात उठते रहे हैं। हमारे यहाँ अदालती निज़ाम के हवाले से बड़े संगीन सवालात उठते रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा जो है मामलात इधर से उधर होते हैं कि जिससे आपको नजर आ जाता है कि ये निज़ाम रहेगा या चलेगा, ये हुकूमत रहेगी या चलेगी। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो ये जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा अपसेट होगा और उसके बाद इमरान खान को एतमाद का वोट लेना शायद पड़ जाए, क्योंकि कौमी असम्बली के अरकान इस्लामाबाद की नशिस्त पर वोट देंगे और उन्होंने अगर हफीज शेख साहब के मुकाबले में गिलानी साहब को वोट दे दिए ज़्यादा, तो फिर जाहिर है ये सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाते हैं
तो ये जरदारी साहब की, सिर्फ जरदारी साहब की ही शिकस्त नहीं होगी, पीडीएम की शिकस्त पीडीएम की होगी। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा साहब, इस पर हम आएंगे, आपसे इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि हम पंजाब और नून लीग खास तौर पर को डिस्कस कर रहे हैं, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया जिस पर आप कमेंट ना कर चाहते हुए भी कर गए कि हमजा को रिहाई मिली और मरियम को तलब कर लिया गया। ये मामला ऑब्वियसली कल से डिस्कस भी हो रहा है, सियासी हलकों में भी इस पर बात हो रही है। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया है, एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 20 माह के बाद हमजा शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को कल जमानत पर रिहाई मिली, आज वो रिहा हो भी जाएंगे, लेकिन 2 मार्च को मरियम नवाज साहिबा को नैब ने तलब कर लिया है। अभी मजहर अब्बास साहब इस पर कमेंट कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखती है? जी बिस्मिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिमल अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि आखिर तकरीबन 2 साल की तवील नाजायज जो है वो कैद से हमजा शहबाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह रिहाई मिलने जा रही है। और जैसे आपने देखा कि लंदन की अदालत में यहाँ पर कागज लहराने वालों ने लंदन की अदालत में सरेंडर कर दिया, इसी तरह से यहाँ पर कागज लहराने वाले जो हैं वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और जो जिस तरह से जो मामला किए जा रहे हैं, अभी मदर साहब की बात मैं सुन रहा था, मैं एक बड़ी क्लियर बात करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खानदान के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से अताअत है अल्लाह की, कि ताबेदारी बहुत है, एक दूसरे की मोहब्बत बहुत है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने वालिद मियाँ शरीफ का बहुत एहतराम करते थे और शहबाज शरीफ साहब उसी तरह अपने बड़े भाई का एहतराम करते हैं जिस तरह वालिद का एहतराम किया जाता है। और ये शायद कोई सोचे भी ना कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज या किसी और के अंदर कोई बात शुरू हो जाएगी और कोई इस तरह का मामला हो जाएगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला इनके दरमियान से कोई भी नहीं गुजरेगी और ये मिलकर अपने तमाम टारगेट्स जो है वो अल्लाह के फजल से अचीव करेंगे और आवाम को इस बदतरीन महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। और सेकेंडली हमजा शहबाज शरीफ साहब डेफिनेटली जब बाहर आएंगे तो इसमें पंजाब की हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है इसकी ताकत में मजीद इजाफा इस तरह से होगा कि जब कप्तान सर पे होता है, जब सरपरस्त सर पे होता है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो जब हमजा साहब इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे तो डेफिनेटली हमारी पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है वो ज्यादा मजबूत होगी, हम ज्यादा मुअस्सर तरीके से बात कर सकेंगे। बहुत से लोग ये कहा करते थे कि हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की वजह से शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये क्या सराइयाँ थी और जो ये क्या सराइयाँ करते थे उनको भी अब इन कयास सरायों का मौका इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। तो अब जबरदस्त ऑपोजिशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब जबरदस्त ऑपोजिशन होगी और इंशाल्लाह ताला इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, आपने जैसे कहा कि ये बातें पहले भी होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी, लेकिन नून लीग एक है और इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है इस मामले को लेकर कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज या फिर आला क़यादत जो है। मदर अब्बास साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब तो वो यही कह रहे हैं कि इस तरह से कोई बात नहीं है। कल मरीम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि 1 और 1 अब 11 होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ इख्तलाफ की बातें आपने भी कहा कि इस बारे में बात होती है, कहीं पर सर्दमेरी है। ये बताइएगा कि ये तमाम मामला डिस्कस अपनी जगह, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आया कभी भी नून लीग की पॉलिटिक्स में? इसके जो एक रोल है पीडीएम में, यहाँ पर तो कभी भी इख्तलाफ नज़र नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नून लीग की पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है नवाज शरीफ के ऊपर, उनका वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जिस तरह इमरान कह रहे थे, शहबाज शरीफ का इख्तलाफ राय हो सकता है नवाज शरीफ से और रहा है उनका तर्ज सियासत पे। मेरी खुद शहबाज शरीफ साहब से जब मुलाकात हुई थी, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि इख्तलाफ राय होता है, मेरा अंदाज़ सियासत मुख्तलिफ है, मियाँ साहब का अंदाज़ सियासत मुख्तलिफ है, लेकिन पहले भी उन्होंने मियाँ साहब की जो सियासत है उस पर खामोशी तो इख्तियार कर ली, लेकिन उससे बाहर नहीं निकले, उससे जो है वो अलग नहीं हुए जी। और अब भी यही मुश्किल कुछ लोगों को पेश आ रही है कि शहबाज शरीफ एक तरीके से रिवोल्ट नहीं कर रहे अगेंस्ट नवाज शरीफ, और ये एक बुनियाद है मुस्लिम लीग जो अब तक इंटैक्ट है। वरना शायद मादी में अगर हम देखें 90s में, तो मुस्लिम लीग को हमने बिखरते हुए देखा है, रातों रात पंजाब असेंबली को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हुए देखा है। अभी आपने 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान में देखा कि मुस्लिम लीग नून एकदम लापता हो गई और एक नई जमात हमारे जो वजूद में आ गई। तो ये पाकिस्तान की सियासत में रहा है, लेकिन असल चैलेंज जो है वो और असल लड़ाई जो है इस वक्त मौजूदा सियासत की,
वो है ही पंजाब में, और वो है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और इसमें कशीदगी में इजाफा हो रहा है। और ये शायद मेरा ख्याल है हमारी सियासत और जमहूरियत के लिए अच्छी निशानियां नहीं है। ये अभी आपने देखा डस्का के इंतखाबात में 2 लोग हलाक हुए, और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इससे ज़्यादा तशद्दुद हो सकता है अगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, ये एक तशवीश का लम्हा तो है, और हम ऑलरेडी इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना होगा कि कैसे वो अपने तय करदा SOPs और तय करदा कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कराता है। अदरवाइज एक गरीब आदमी, एक शरीफ आदमी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि वो सियासत के अंदर आ सके या सियासत पर बात कर सके। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और डस्का इलेक्शन का जिक्र कर दिया मजहर अब्बास साहब ने, तो उस पर मैं आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी खुलकर बात की और उन्होंने वाजिया कोट एंड कोट ये बोला कि एजेंसीज मुलव्वस थी, मेरे पास सबूत हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं वो सब कुछ सबके सामने लेकर आऊं। तो क्या वाकई आपकी पार्टी के पास सबूत हैं? क्योंकि इससे पहले भी बैकडोर राबतों की जब बात हो रही थी तब भी ये कहा गया था, इवन DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और अगर किसी ने राब्ता किया तो नाम सामने लाए, लेकिन PTM प्लेटफॉर्म से वो नाम सामने नहीं आए। तो अभी भी ये सियासी बयान है या एक्चुअली सबूत मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के पास? जहाँ तक धांधली की बात है, दस्का इलेक्शन में धांधली तो मेरा ख्याल है वहाँ नहीं हुई, वहाँ तो धांधले से भी ऊपर की कोई चीज हुई है। यानी जिस बौंडे तरीके से और जिस बदमाशी के लेवल के ऊपर जाकर ये बात की गई है, वो हुकूमतों को ज़ेब नहीं देता। आपने फिरदौस आशिक अमान साहबा की वो जो वीडियो आप वायरल हुई है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, तो वो किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के पैंतरे और बहाने बना रही हैं। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इनको नजर आ रहा था कि अवाम इनको जो है वो वोट देना तो दूर की बात है, अवाम इनको छितर मारने को तैयार बैठी है। मैं बात करूंगा तो फिर बात गलत जाएगी। आप एक दिन में 3 दिन में 3 मरतबा बिजली महंगी कर देते हैं, आप 6 हफ्ते में 6 दफा पेट्रोल महंगा कर देते हैं, आप 40 रुपए पेट्रोल देने के वादे करके आते हैं और आप 140 रुपए पर जाकर भी पेट्रोल की आपकी आंख ठंडी नहीं होती। आप लोगों को 28 माह की हुकूमत में आप 29 दफा बिजली महंगी करते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि लोग आपको वोट देंगे। आप लोगों की मैशत का जनाजा निकाल देते हैं और सोचते हैं कि लोग आपको वोट देंगे। आपने जिस तरह से वहाँ फायरिंग करके सरेआम, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि आप वो जिन लोगों की तस्वीर फायरिंग करते हैं, आप उन लोगों का नादरा से डाटा निकलवाएं, आपको लग पता जाएगा कि वो लोग कहां से आए, वो कौन लोग थे। वो सियासी कारकुन नहीं थे, वो दोनों जमातों के सियासी कारकुन नहीं थे, वो हुकूमती एजेंसियों के लोग थे डेफिनेटली। और सीधी सी और साफ सी बात है कि जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रातों रात गायब किया गया और वो धुंध में गुम हो गए और उनके मोबाइल भी धुंध में जो है वो बंद हो गए, और उसके बाद वो शर्मसार वापस आए और पूरे हल्के में 30% पोलिंग होना और उन 20 हल्कों में 88% पोलिंग होना, ये एक बेवकूफ को भी ये वाज़ेह इशारा देती हैं कि कहां पर क्या हुआ है। तो ये तो अब इसमें तो कोई खुफिया बात रही नहीं है कि डस्का इलेक्शन को हर कीमत पर जीतने की जो जिद फिरदौस आशिक अमान साहबा की और उस्मान डार साहब की कि वो अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी से बचना चाहते थे, तो इस भोंडे तरीके से उन्होंने उस बेसिकली नून लीग इस बयान के पीछे खड़ी है जो कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है। हो गए हैं तो खालिद साहब बेसिकली नून लीग इस बयान के पीछे खड़ी है, तमाम नून लीग जो मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है उसके पीछे तमाम नून लीग का यही राय है? देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए अभी जैसे मदर अब्बास साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, इन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। हो सकता है मेरा अपना बहुत सी बातों से इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जब कमांड एक होती है, कमांड हमारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जब वो कोई डिसीजन कर देते हैं तो हम तमाम सब साथी उस डिसीजन के साथ होते हैं। और अगर मरियम नवाज साहबा ने कोई भी बात कभी भी की है, मैं कल के अलावा भी बातों की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो एक जिम्मेदार लीडर हैं, उनको उनके पीछे करोड़ों आवाम की दुआएं और वोट हैं, तो वो जब कोई बात करती है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह और कोई रीजन हुआ करती होती है। तो ये तो नहीं होता कि साहब आप कह रहे हैं कि वो ऑब्वियसली लीड कर रही हैं इस वक्त पार्टी को और जिम्मेदाराना बयान दिया है उन्होंने। मजहर अब्बास साहब, आप इस बयान को जिम्मेदाराना लेते हैं? कोर्ट एंड कोर्ट के एजेंसियां मुलविस रहीं, डस्का इलेक्शन में मजबूर ना किया जाए कि नाम सामने लेकर आऊं। देखिए, ये जब हमारे सियासतदान बात करते हैं ना, ये मेरी समझ में नहीं आती बात। नवाज इमरान खान कहते हैं जी 50 करोड़ 70 करोड़ जो है ऑफर की गई। किसने ऑफर की? कोई तो होगा जिसने आपको बताया होगा कितनी करोड़ इसने ऑफर की। नाम बताएं, नाम बताने में क्या है। अब मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि जी मुझे पता है कि कौन सी, तो बताएं ना कौन सी एजेंसियां हैं। यानी ये आप हुकूमत पे क्यों छोड़ रहे हैं कि हुकूमत कोई कार्रवाई करे? आप बता दें, खुलकर बात आ दें। ये पॉलिटिक्स होती है, ये सियासी बयानात से ज़्यादा मैं इसको अहमियत नहीं देता, क्योंकि जिसके पास सबूत होते हैं वो सबूत छुपाता नहीं है। ठीक है, वो सबूत जो है वो अपने पास रख के बैठ नहीं जाता।
वो फिर उस सबूत को उस मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। तो मरियम नवाज साहबा बताएं, इमरान खान बताएं किन लोगों ने 50 करोड़ 70 करोड़, लियाकत जतोई ने कह दिया, अब उसको नोटिस मिला है और लियाकत जतोई कह रहे हैं मैं अदालत में जाके सबूत पेश करूंगा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अदालत में अगर सबूत पेश होने लगे। इसी तरीके से इमरान खान साहब बताएं कौन से लोग थे, किसी ने तो किसी को ऑफर की होगी ना 50 करोड़ 70 करोड़। इसी तरह मरियम नवाज बताएं वो कौन सी एजेंसियां हैं इनके उनके जिनके सबूत आपके पास आ गए हैं, तो फिर आप खुलकर बात करें। तो ये मेरा ख्याल है, इसको मैं सियासी बयानात से ज्यादा अहमियत नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब और ख्वाजा इमरान अजीज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मजहर अब्बास साहब की बात जो एंडिंग नोट में उन्होंने किया है कि मैं इनको सियासी बना देता हूं क्योंकि जिसके पास सबूत होते हैं फिर वो ये नहीं कहता मैं लेके आऊंगा। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये एक सियासी बयान सियासी तरीकेकार ही होता है, क्योंकि जब मैंने रेफरेंस दिया बैकडोर राब्तों वाला, तब भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई नाम सामने नहीं आया कि किसने राब्ता किया या किसने नहीं किया। अभी भी एजेंसीज और फिर कभी गवर्नमेंट एजेंसीज कह दिया जाता है, कभी कुछ नाम ले दिया जाता है, बट पॉलिटिक्स है जी और ये चल रही है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि फिर पॉलिटिक्स जो है वो इखलाकियात के दायरे में रहकर की जाए और जिम्मेदाराना बयानात के दायरे में रहकर की जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और अंडर अरेस्ट भी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हलीम आदिल शेख को दिल का अर्जा भी नहीं है। उनकी ईसीजी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, दिल बेहतर तौर पर काम कर रहा है। इको टेस्ट भी हुआ उनका, कार्डियक बायोमेकर रिपोर्ट जो है वो भी नॉर्मल आई है। हाँ, अलबत्ता जो इल्ज़ाम और तशद्दुद की बात हो रही थी उसके सबूत भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं और अभी इस बारे में लेकिन इन्वेस्टिगेशन अपनी जानिब जारी है और फिर प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं हलीम आदिल शेख के। और आज वो असेंबली इजलास में जो सिंध असेंबली में इजलास होना है उसमें शिरकत भी करेंगे। इस सारे मामले पर हमने देखा कि ओवरऑल मीडिया में बहुत बात हुई, सोशल मीडिया में बहुत बात हुई कि कराची में ये जो हंगामा पहले हुआ इलेक्शन डे पर, फिर उसके बाद हलीम आदिल शेख पर जब उनको गिरफ्तार किया गया तशद्दुद के इल्ज़ाम लगे, फिर जेल में सांप का जिक्र हुआ, फिर इसके अलावा जब अस्पताल में एडमिट हुए उनके ये भी कहा गया कि फैमिली को पहले मिलने नहीं दिया गया, फिर बाद में उनकी मुलाकात हो गई। ये तमाम मामला ओवरऑल है क्या, इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है, फैमिली के पास क्या अपडेट्स हैं। उनकी बेटी आयशा हलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहले तो ये कहिएगा शेख साहब की तबीयत कैसी है, आपकी उनसे मुलाकात हो सकी है? जी, पापा की तबीयत बहुत बेहतर है। अब उन आंख में चोटें आई थी, वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है और एट दिस पॉइंट हम उनसे संडे के बाद से हमारी मुलाकात पॉसिबल हुई है, जब वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए हैं उसके बाद उनकी फैमिली उनसे मिल सकी है। आपने जैसा भी बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि उनकी दिल का कोई मर्ज नहीं है, उनकी वो रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। हाउएवर डॉक्टर जमाली ने जो उनका असेसमेंट किया है, जो उनकी चोटें आई हैं, उनकी टांग पे आई हैं, उनकी हाथ पे, उनकी कमर, उसका असेसमेंट, उस सब की रिपोर्ट्स जो संडे को दी गई थी उसकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपके चैनल को चाहिए हो तो हम वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं कि जो फिजिकल उनके साथ अब्यूज़ हुआ था उसकी रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स की तस्दीक, वो सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास। सही। तो बेसिकली अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो जो तशद्दुद वाला मामला है वो अभी सामने आएगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके दिल का अर्जा जो है वो अभी क्लियर हो गया। आयशा, ये बताइएगा कि जब आपकी मुलाकात हुई तो हलीम आदिल शेख साहब ने क्या बताया आपको? ये जो तशद्दुद का मामला है इसका बहुत जिक्र हो रहा है, गवर्नमेंट्स आमने सामने आ गई, फेडरल और सिंध की गवर्नमेंट, इस पर बताइएगा कि उन्होंने आपको क्या बताया? देखिए, इन द लास्ट वीक मेरे फादर के ऊपर 3 दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो जो जेल में था वो तो 3rd पार्ट था और उसमें एग्जैक्टली उन्होंने ये बताया कि बेसिकली व्हेन ही एंटर्ड तो उनको गेट पे एक सिपाही गेट से अंदर लेके गया सेंट्रल जेल के, और वहाँ पे कोई 50-60 लोगों का मॉब वेट कर रहा था जिनको पता था कि हलीम आदिल शेख साहब उस वक्त एंटर होने वाले हैं। तो जैसे ही वो गए उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद जो है एक पुलिस वाले ने उनको बचाया, तो उसी में धक्का वगैरह उनको लगा और वो उनके ऊपर काफ़ी सारे लोग, जाहिर सी बात है एक मॉब आपके ऊपर अटैक करता है तो उसका रिएक्शन तो होता ही है। उसके बाद जो है वहाँ की जो पुलिस थी
उसने उनको बाहर लेके गई। अगर आप वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया उसमें भी देखेंगे कि पुलिस उनको बाहर लेती भी जाती है, आपको दिखाई दे रही है, और एकदम से अफरा तफरी का माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद मेरे फादर को उन्होंने आइसोलेशन सेल में फांसी गार्ड के साथ जो सेल होता है वहां पे रखा गया एज हिज स्टेटस, और जिस तरह से उनको जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे तो उनको बी क्लास प्रिजन मिलनी चाहिए थी, बी क्लास फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी। हाउएवर जब उन्होंने पानी भी मांगा तो उनको बोला गया कि आप नलके से पानी पी लें। उनको ना चादर दी गई ना तकिया दिया गया, पूरी रात उनको उस सेल में रखा गया जहाँ पे टेररिस्ट को रखते हैं, जहाँ पे उन लोगों को रखते हैं जो एंटी स्टेट चीजें करते हैं। हलीम आदिल शेख एक सिटिंग ऑपोजिशन लीडर, एक शहरी जिनका कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ, जो हियर से इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको उन्होंने इस ट्रीटमेंट में रखा। और अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल के लिए रिलीज कर दिया। बट फॉर द 2 डेज जब वो सेंट्रल जेल के अंदर थे तो किसी का भी, फैमिली तो छोड़ने किसी का भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। हमें नहीं पता था उनकी हालत कैसी है, हमें नहीं पता था वो ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हमें कॉल रिसीव होती है सेंट्रल जेल से कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया तो फैमिली, हम ऑब्वियसली बहुत एंशियस हो जाते हैं। हम जब जाके उनसे मिलते हैं फाइनली, तो उसके बाद फिर हमने वीडियोस बनाई या कुछ भी किया। उससे पहले तो वी weren't saying anything, the family didn't come out until we saw our dad इस पोजीशन में कि हमसे देखा नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बनती भी है, कोई भी औलाद हो जाहिर है जब वो अपने बाप से जाकर मिल नहीं पा रही होती है, इन कांटेक्ट नहीं होती है, तो इमोशंस जो हैं वो आपके फिर आउट ऑफ कंट्रोल और ओवरफ्लो भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आयशा। और आपने जब से ये ट्वीट किया और जब से ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर उठा, उससे पहले आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यू गाइज वर नॉट इन द फ्रंट। शेख साहब की फैमिली उस तरह से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अभी आज उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए हैं और वो असेंबली जा भी रहे हैं। सो अभी इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे एनालाइज कर रही हैं, क्योंकि ये इश्यूज अब मीडिया पर तो आ रहे हैं, वो तशद्दुद हुआ नहीं हुआ वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसके ऊपर बात होगी। आपने कहा आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अभी इस पूरे सिनेरियो को आप कैसा देख रही हैं? अभी इस सिनेरियो को हम ऐसा देख रहे हैं कि हम सिंध गवर्नमेंट को या सिंध पुलिस को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर उनके ऊपर पहले सांप छोड़ा जाएगा, फिर अटैक होगा, और जबकि फायरिंग भी उनकी गाड़ी पे हुई और अरेस्ट भी उनको किया गया, हमारी तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की। तो सिंध पुलिस इम्पार्शियल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एक उनकी पॉलिटिकल लीनिंग, वो पॉलिटिसाइज पुलिस है जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो हमारा जो एट दिस पॉइंट किसी को मुतालबा किसी से भी ये है कि हम एक जुडिशल कमीशन, इस पे JIT बननी चाहिए जो पूरी चीज को असेस करे कि हलीम आदिल शेख साहब जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, और उनके साथ खाली वो नहीं थे, PTI के और भी वर्कर्स, कभी किसी का, हमारे एक वर्कर है उनके 16 इयर्स का बेटा उसको उठा लिया, कभी किसी के 60 साल के वालिद साहब को उठा लिया। तो इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की हुई है। और हमारा मुतालबा यही है कि बिकॉज हलीम आदिल शेख साहब सिंध के लोगों के लिए बोलते हैं, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करते हैं, जाके दिखाते हैं कि ये लोग कहाँ फ्रॉड करें, कहाँ पेंशन के फंड्स वो करें, तो उनको आप उस तरह से रिप्रीमेंट करें कि आप उनको कभी जुडिशियल कस्टडी का आपने उन पर अटैक कराया, कभी पुलिस कस्टडी में आपने सांप भेज दिया। इससे पहले भी मेरे फादर के ऊपर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी उनके ऊपर जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, एक दफा पहले कुनरी में, उसके बाद जो है उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की गई हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो अब इस पॉइंट पे आके आप जिक्र कर रही हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं और इस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब तशद्दुद का मामला भी आ गया सामने, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। आपने मुतालबा किया है, जो कि बेसिकली आपकी डिमांड है आपकी तरफ से कि ये इसकी JIT बने, तो अभी कोई मुज़ाकरात हुए या फिर PTI की तरफ से कोई फॉर्मली ये कहा जा रहा है JIT बने सिंध गवर्नमेंट से, या फिर अनाउंसमेंट की जाए कि आपको मुज़ाकरात हों या फिर कोई मुतालबा फॉर्मली रखा जाए? जी जी, हमारे MPs जो ऑन TV ऑन रिकॉर्ड भी यही बोल रहे हैं कि JIT बननी चाहिए। उसके अलावा हमारी पार्टी इज ऑन द सेम पेज एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फ्रॉम द स्टार्ट PTI वाज स्टैंडिंग विद अस बाय आवर साइड्स। वो अगर मेरे फादर टच नहीं थे हमसे तो PTI के लीडर्स, उनके MPs, गवर्नर साहब, सब लोग दे वर इन टच विद अस। एंड अभी भी एट दिस पॉइंट हम लोगों ने FIR भी दर्ज कराई CM सिंध के अगेंस्ट, हमने FIR दर्ज कराई पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने अटैक किया 16 फरवरी को। हमारी FIR बिकॉज सिंध पुलिस एक बिल्कुल जानिबदारा किरदार अदा कर रही है, FIR हमारी सबमिट नहीं करेगी। उसके बाद हमारे MPs ने इस बात की भी वो कर दी कि हमें IG सिंध को रिप्लेस करना है, बिकॉज अगेन वो भी बिल्कुल पार्टिजन होकर चल रहे हैं।
तो एट दिस पॉइंट हमारी पार्टी, हम लोग, हलीम शेख साहब की फैमिली, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज और हम सब यही डिमांड करते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल बॉडी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो तो उनके अपना डीएसपी बोल रहा है कि मैंने सांप देखा और वो जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव आके बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इनके अपने अंदर ही दे कांट बी ऑन द सेम पेज, बिकॉज जाहिर सी बात है इनकी एफिलिएशन लाई करती है सिंध गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह से आएगी। अभी इससे पहले हम तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स तो टीवी पे जाके बोल चुके हैं कि ओ हलीम शेख साहब को नाउजुबिल्लाह फांसी होनी चाहिए, या हलीम शेख साहब के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, उनके मिनिस्टर्स ही जाके डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें ना, जब एक पार्टी का मिनिस्टर जिसकी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, एक कोर्ट में कंटिन्यूड केस से बात करने पे वो ऐसी आके डिक्लेरेशन कर रहा है, तो हमें कैसे ट्रस्ट होगा पीपल्स पार्टी पे, सिंध गवर्नमेंट पे या सिंध पुलिस पे? सही। एंड आयशा, इट्स अ फेयर डिमांड कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है तो आई थिंक इस डिमांड को देखा भी जाना चाहिए, सुना भी जाना चाहिए कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट आयशा, एक ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगी कि नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो पार्टी के या इवन सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं जिनका एक टाइज होती हैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से पॉलिटिकल पार्टीज से, तो उनके बच्चे एक तो बड़ा इम्प्रेस्ड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं फ्रॉम देयर फादर्स और फिर पॉलिटिकल सिनेरियो को बड़ा अच्छे से समझ भी पाते हैं। सो आपका कोई प्लान है इन द फ्यूचर टू कम इन द पॉलिटिक्स विद योर फादर? इंशाल्लाह आई थिंक अल्लाह ताला जो बेहतर करेगा, जो चाहेगा। आई थिंक पापा मोर देन पॉलिटिक्स, हम जब मेरे फादर रिलीफ मिनिस्टर थे उस टाइम से हमारी एक एनजीओ उसके बाद हमने स्टार्ट की पाकिस्तान रिलीफ फाउंडेशन के नाम से, तो मोर देन पॉलिटिकल हमारा सोशल वर्क, बिकॉज ही आल्सो स्टार्टेड एज अ सोशल वर्कर एंड ही इज मेजरली, आई सी हिम एज अ सोशल वर्कर हु बिकेम अ पॉलिटिशियन रादर देन द अदर वे अराउंड। तो हमारा आई कंटिन्यू टू वर्क विद माई एनजीओ। मैं यूएस में थी इससे पहले, आई डिड माई बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस और अभी मैं हार्वर्ड से मास्टर्स कर रही हूँ। तो मेरा पूरा जो ट्रैजेक्टरी है दैट्स मोर टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटीज। मैं इंटीरियर सिंध में बहुत काम कर चुकी हूँ, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली इफ इट्स पॉलिटिकल, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इंशाल्लाह सोशल रिस्पांसिबिलिटी माशाल्लाह आप निभा रही हैं। तो कुछ तो जीन्स में आया होगा। जीन्स में भी आया होगा। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि एज अ सोशल वर्कर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो इट गोज टुवर्ड्स पॉलिटिकल एज वेल, बिकॉज देन यू रिप्रेजेंट दोज पीपल जिनके लिए आप काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू मेक अ बिग डिफरेंस एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो आप मुझे आपका जवाब जो है वो हाँ में मिल गया कि इन द फ्यूचर जो है वो आपकी जीन्स में भी है, तो मे बी यू विल सी यू ऑन सम सीट ऑन सम level. Thank you so much. Thank you आयशा हलीम, आपका शुक्रिया और गुड लक आपको फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए जो कि आप सोशली आप निभा रही हैं, और इसके जब आएगी तो फिर आपको गुड लक तब कह देंगे। लेकिन इसके अलावा विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन आई जस्ट वांट टू से आयशा, बी स्ट्रांग एज अ डॉटर, बिकॉज सिनेरियो कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, वालिद से मिलने ना दिया जाना वाज अ क्वेश्चन, लेकिन अब आपकी मुलाकात हो भी रही है। जो भी सच झूठ गलत, पॉलिटिकल पार्टी नहीं पॉलिटिकल पार्टी, फैमिली जो है उसके लिए बड़ा टफ टाइम होता है। सो बी स्ट्रांग, दैट्स व्हाट वी वांट टू से। अब हमने काफ़ी इस तरह की बातें कर ली हैं, थोड़ी सी अगर हम बात करें कुछ खाने पीने की, तो मुझे आप बताएं कि इत्तेफाक हुआ आपका कभी कुछ खाना महंगा खाने का, ज़्यादा महंगा, तो मैक्सिमम कितना खा लिया? मैक्सिमम कितना खा लिया होगा? खाना महंगा खाना मतलब I don't know, I don't want to say it, but मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इकोनॉमिकल बजट में रह के अच्छा खाना। अच्छा, इकोनॉमिकल बजट में ना बिरयानी समझी जाती है, बड़ी इकोनॉमिकल होती है, मतलब लोग अफोर्ड कर लेते हैं, अक्सर हमारे यहाँ पर होटल्स में मिल जाती है और वो ज़्यादा महंगी नहीं होती। लेकिन दुबई में एक एग्जीबिशन हुआ है और दुनिया की महंगी तरीन बिरयानी मुतारिफ करवा दी। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिरयानी पाकिस्तान में आपको 90 रुपए में मिल जाती है। ये नहीं मतलब ये नहीं, बिरयानी जो है वो 90 रुपए में भी मिल जाती है। बहुत ही आप कहीं छलांग लगाएं तो 1000 रुपए तक जाती है। 5 स्टार होटल में 1000-1500 में जाएगी बिरयानी। ये कितने की है? ये जी 1000 दिरहम मतलब 43,000 रुपए पाकिस्तानी ये बनते हैं। ये बिरयानी मुतारिफ करवाई गई है, दुनिया की महंगी तरीन बिरयानी है जो कि गोल्ड बिरयानी के नाम से इसको मंसूब किया और सोने के थाल में ये पेश की जाती है और 23 कैरेट सोने से तैयार किया जाता है उस थाल को स्पेशली, जिसमें ये प्रेजेंट की जाती है और फिर सालाना तकरीब के मौका पर मेहमानों को पेश की जाती है, जिसका वजन 3 किलोग्राम के करीब बनता है। इस बिरयानी में आलू, उबले हुए अंडे, भुना हुआ काजू
अनारदाना, तली हुई प्याज और पुदीना शामिल किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें सफ़ेद और ज़ाफ़रानी चावल समेत कीमा भी शामिल किया गया है। इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या हैं, कश्मीरी सीख कबाब है, राजपूत चिकन कबाब है, मलाई कोफ्ता है, मलाई चिकन रोस्ट है और झुंगे की चांपे हैं। इतनी मज़ेदार नाम, सुबह आपने लिटरली मुंह में पानी ला दिया। लेकिन ये बड़ी जैसे कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। रायता, सैलेड और निहारी का सालन भी होता है इसके साथ, फिर जोधपुरी सालन भी होता है, बादाम वगैरह भी डाले जाते हैं, चटनियाँ और अनार का रायता भी होता है। मतलब इतना सब कुछ जो है ना वो आपको 43,000 रुपए पाकिस्तानी और दुबई के दिरहम्स में अगर बात करें तो 1000 दिरहम में आपको। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है जो 43,000 रुपए है, इसमें एक तो ये एग्जीबिशन था और इसकी एक मेकिंग होगी, वो तो इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल है जो डिश है ना उसकी भी कॉस्ट बन जाती है। जो गोल्ड में अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो डिश आपको साथ लेके जाने देते हैं वापस? ये सवाल है, ये नहीं, इनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि साथ लेके जाना। अच्छा, मैं अगर 1000 दिरहम खर्च करूं और ये बिरयानी खाऊं तो मैं आई वुड इंसिस्ट कि मुझे ये डिश भी देना साथ मैं खैर लेके जाना चाहिए, ये पता करना नहीं जाने देंगे ना। 43,000 में मतलब आपका गोल्ड जो है प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड नहीं है, सॉलिड गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड प्लेटेड है, वो उतना 3 kg उसका वेट है। आई डोंट नो जी, आई वुड नेवर स्पेंड 1000 दिरहम्स ऑन दिस, बट आई थिंक अबूजर वुड, क्योंकि खाने पीने के शौकीन लोग ज्यादा वो करते हैं। मैंने आपको पहले जवाब दे दिया। आप एक्सपीरियंस करें, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कौन वेलकम बैक जी। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी जब तस्वीर या फिर वीडियो सामने आती हैं तो बहुत दिलखराश वो लगती हैं और बहुत अफसोस होता है। इसी तरह से हमने देखा कि कल भी 2 वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखी, जिनमें एक कराची में और दूसरा ओकाड़ा में वाक़या पेश आया। कराची का अगर जिक्र करें तो बहू के हाथों सास पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कि सास अपनी बहू पर तशद्दुद करती है तो मैं हमेशा ये जिक्र करती हूँ कि इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल। और ये हुआ जी, ये वीडियो आप देखिए जिसमें एक बहू जो है वो अपनी सास पर तशद्दुद कर रही है। शर्म नहीं आ रही है उस औरत को। ये काफी देर से मामला चल रहा था। किस तरह से पूरा मुलाजिमा जो उनकी थी उसने ये छुपकर वीडियो बनाई और बोर्ड बेसन का ये एरिया है जिसके थाने में FIR दर्ज करा दी गई है और मुलजिमा को गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा दिया गया है। और जब वो नौकरी से वापस आता है तो उसकी माँ के जिस्म पर कई बार चोट के निशान उसने देखे। शौहर ने जब पूछा तो बीवी कहती है कि गिरने से चोट लग गई। बिल्कुल, अब ये भी वाकया एक पेश आया, इस पर भी हम बात करेंगे मजीद। लेकिन एक और जो वाकया जिसका जिक्र हम कर रहे थे ओकाड़ा का, उसमें भी बड़ा दिलखराश वाकया है जी। ओकाड़ा नवाही गाँव में 43 फोरेल जालिम वडेरे ने जुल्म की इंतहा की, जिससे इंसानियत ही शर्मा गई और बेटी को छेड़ने से मना, मतलब वो तंग कर रहे थे और उसने मना किया तो फिर उस बेचारे के साथ ये किया कि उसको मार मार कर इस तरह बुरा हाल किया कि वो जख्मी भी है और वो बेचारा अस्पताल में इस वक्त जी। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि वडेरों ने किसान को असलहे के जोर पर उठा लिया, फिर उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालकर उसको फहराते रहे। और एक तो होता है तशद्दुद करना, एक होता है तजलील करना और फिर एक होता है इंसानियत से गिरी हरकत करना। ये वो किया जा रहा है इस बुजुर्ग शहरी के साथ और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दैट्स अ गुड थिंग कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और जो ये शख्स ये हरकत कर रहा है उसको पकड़ लिया गया है और उस शहरी को इंसाफ फराहम किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये बड़ी दिलखराश वीडियो थी कि आज भी जब हम मॉडर्न होने का बड़ा एक भरम रखते हैं, इंसानियत जो है वो इस तरह से तस्लील होती है। बिल्कुल, इस तरह से वाक़या जो सामने आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर मज़ीद बात भी हो ताकि इस तरह से मज़ीद मामलात ना हो। तो ये कराची में जो वाक़या पेश आया उसके लिए हमारे साथ इस वक्त दानियल सईद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये वाक़या था क्या, किस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और फिर अब क्या सिचुएशन है। जी दानियल। वालेकुम अस्सलाम अबूजर। दानियल बताइएगा जी इस वाक़े को। जी बिल्कुल अबूजर, कराची के इलाका क्लिफ्टन है जहाँ का ये वाक़या है और एक खातून है जिनको एक बुजुर्ग खातून के ऊपर तशद्दुद करते हुए देखा गया था। ये CCTV फुटेज और ये मोबाइल फुटेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी और उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना है, SSP साउथ का कहना है कि 12 फरवरी को एक शख्स ने बोर्ड बेसन थाने में दरख्वास्त दी थी जिसमें उसने मौक़िफ़ अपनाया था कि उसकी बीवी अपनी सास और उसका यानी बेटे की मां पर तशद्दुद करती हैं और उसके बाद ये फुटेजेस पुलिस को प्रोवाइड की गई थी। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करके इस खातून को जो है वो गिरफ्तार किया। 21 तारीख को इन खातून को गिरफ्तार किया जो अपनी सास के ऊपर तशद्दुद किया करती थी और उसके बाद अदालत में पेश करके उनको जो है उनका चालान किया गया। उसके बाद उनको जेल भेजा गया
ताहम आज सुबह उनको जमानत, उस खातून जो तशद्दुद करती थी अपनी सास के ऊपर, उनको अदालत ने रिहा कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो शौहर ने मुकदमा दर्ज कराया था। और इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो खातून जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो भी अदालत में पेश की गई थी। और लेकिन दूसरी जानिब जो अहले खाना है, यानी कि जिनके ऊपर खातून के ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा था, उनके बेटे और दीगर अजीज व अकारिब जो है वो अब मजीद जो है इस केस को लेकर आगे चलने को तैयार नहीं है। वो आगे लेकर चलने को तैयार नहीं है, मुद्दई भी पीछे उठ गए मतलब सीमल, क्योंकि अदालत ने जो खातून जो है जिनके ऊपर तशद्दुद होता रहा था और जो खातून तशद्दुद करती थी उनको अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया है। अहले खाना का ये मौक़िफ़ है कि वो मजीद मीडिया पे आने के लिए या दीगर इस तरीके से इसको हाईलाइट करने के ऊपर रजामंद नहीं है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने खातून को जो तशद्दुद करती रही थी उनको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो मासी है जिसने ये तमाम बनाई और वो उसने अपने मालिक को बताया कि इस तरीके से उसकी बीवी जो है वो आप जी दानिश, तो आपने बताया है बिल्कुल ये मामला आपने बताया कि किस तरह से ये पुलिस यहाँ तक पहुंची वीडियोस के जरिए, लेकिन आपने ये भी बताया कि अब केस मजीद आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कुछ ट्रायल नहीं होगा क्योंकि केस मुद्दई की जानिब से ही वापस ले लिया गया। मतलब इसका अब कुछ नहीं हो सकता जो इस खातून के साथ ज्यादती हुई है? जिनके ऊपर खातून के ऊपर अबू ज़र ज्यादती हुई है, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनकी हालत अभी तशवीशनाक है। और गुज़िश्ता रोज पुलिस का कहना था कि जिन खातून के ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा था उनको अस्पताल में लेके गए थे चेकअप के लिए, उनका इलाज चल रहा है क्योंकि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया था। लेकिन जो जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में बताया जाता है कि वो जो शख्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो मजीद मीडिया पे आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ड्रॉप सीन इस तरह की स्टोरीज का ऐसा ही होता है, मुद्दई बैकआउट कर जाता है, फैमिलीज नहीं परस्यू करना चाहती, लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरह के वाकयात जो है वो नहीं होने चाहिए। और जितना ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो नेम एंड शेम जो है ऑफ दैट पर्सन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों को ये पता लगे कि अब इस तरह की चीजें खुलकर सामने भी आ जाती हैं और उनको खुद और मजीद भी ऐसा होगा कि इस तरह से फायदा ये होता है कि आइंदा आने वाले जो वक्त होता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है इस तरह के वाकयात में। तो अल्लाह ताला करे इनको खातून को सेहतयाबी मिले और दोबारा इनके साथ कभी ऐसा ना हो। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। अबू ज़र, कल हम जब ये स्टोरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बाकायदा दिखाया भी कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर 3-4 डिफरेंट मैसेजेस जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसीव हुए, बहुत ही कंपाइल किस्म के ये मैसेजेस, और उसमें ये फेसबुक के ऊपर भी आता है। एग्जैक्टली वो पूरा इंस्टाग्राम लोगों के साथ वो मैसेज रिसीव हुआ कि आपने कॉपीराइट्स वायलेट किया है और आपकी फ्ला एक पोस्ट के ऊपर जो है वो सिनेरियो इस तरह का था कि अगर आपने उस पर जवाब नहीं दिया तो 24 घंटों में आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब होता ये है कि मैंने उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, उसके अंदर एक लिंक दिया होता है एंड इफ यू ओपन दैट लिंक तो वो आपसे लॉग इन एंड पासवर्ड मांगते हैं। लॉग इन एंड पासवर्ड अगर आप एंटर कर दें तो आपका पासवर्ड उस थर्ड पार्टी के पास चला जाता है और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ये है मामला। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से बहुत कम लोग हैं जिनको पता है ये बात कि ये हैकिंग टूल है। क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, लोगों के पास लिंक्स आते हैं, ऐसे लोगों के पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आप इस लिंक पे जाएं और आप ये मामला हल कर लेंगे, आपकी ईमेल खत्म हो जाएगी। फिर होता क्या है कि लोगों के अकाउंट्स हैक होते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन पर्सनल बाहर निकल जाती है। तो इस पर साइबर क्राइम हमारा जो डिपार्टमेंट FIA का वो भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन लोगों को उतनी अवेयरनेस भी नहीं है और लोगों को ये मालूम होना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। एडवोकेट ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद है जो कई सालों से साइबर क्राइम और उसकी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज़ैन फॉर ज्वाइनिंग इन। ये जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने के जो नए तरीके हैं या पुराने तरीके हैं, लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि वो एक ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम बन के कि वी आर द ऑथेंटिक वंस और हम मैसेज कर रहे हैं। और एक अकाउंट तो ज़ैन यकीन करें ऐसा था जिसपे ब्लू टेक भी उसने कॉपी पेस्ट करके लगाया हुआ था। जी देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से मैं हमेशा जब भी अवेयरनेस की बात करता हूं तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि सबसे पहले जो सोशल मीडिया के सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको हम जरूर देख लें, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं उनके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिस बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसमें आप अपने ईमेल एड्रेस के अलावा अपना मोबाइल नंबर जो है वो
इस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा, और जब तक आप अप्रूवल नहीं देंगे तब तक कोई शख्स आपके अकाउंट तक रिसाई हासिल नहीं कर सकता। एक तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ जो आज की आपकी स्टोरी थी उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो हैकर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी गलती करवा दी जाए किसी भी शख्स से जो कोई सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है या कोई बैंक अकाउंट होल्डर है, क्रेडिट कार्ड यूजर है, जिससे उसकी जो मालूमात तक रसाई हासिल की जा सके। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा लोगों को अक्सर कॉल्स आती हैं जी आपका इनाम निकला है। बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि लोगों को कोई ईमेल आ जाती है जिसमें उनको कहा जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन फौरी शेयर करें, और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी तमाम जो आपको ऐसी मैसेजेस रिसीव होते हैं, ऐसी कॉल्स रिसीव होते हैं, ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होते हैं, बाज़ औक़ात आपको कोड्स आ जाते हैं, इनको मत शेयर करें। और अगर कोई शख्स आपको कॉल करके ये कहता है कि जी आपको एक कोड रिसीव हुआ है, वो काइंडली प्रोवाइड कर दे, तो उनको मत बताएं। बेसिकली होता यह है जब इंफॉर्मेशन खुद शेयर करते हैं या फिर हम ऐसे लिंक्स जो अनवांटेड लिंक्स होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती क्लिक करने की या उनको ओपन करने की, तो जब हम उनको ओपन कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात उस तरीके से भी हमारे बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बेसिकली ये सारी जो आप बात कर रहे हैं ये है अवेयरनेस की। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इन चीजों की, लोग एकदम फॉलो भी कर लेते हैं, फॉरवर्ड भी कर देते हैं और क्लिक्स को शेयर भी कर देते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो फौरन से रिस्पॉन्ड करें। अब ये मामला एक तरफ तो अवेयरनेस का हो गया, तो दूसरी तरफ ये है कि जो साइबर क्राइम या फिर लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो इसके लिए क्या करें, क्योंकि जब कोई शख्स शिकायत देके जाता है तो वो इतना लंबा ट्रायल होता है, हमने देखा है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। इस पर आपने क्या देखा कि वाकई किसी को सजा मिलती है, प्रॉपर मिल जाती है, लोगों के साथ जो ज्यादती होती है उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं? देखिए एक तो ये है कि केसेस तो रिपोर्ट होते हैं, जिनके साथ क्राइम कमिट होता है वो लोग ऑब्वियसली बाज़ औक़ात तो वो डायरेक्टली जाके खुद रिपोर्ट करते हैं और जाके वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बाज़ औक़ात वो राय भी लेते हैं लीगल एक्सपर्ट्स की ये जानने के लिए कि हमें इस तरह की सूरत हाल में क्या करना चाहिए। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम कमिट होगा तो जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल की है। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की कि क्या इसमें जो केसेस जो रिपोर्ट होते हैं उसमें जो कार्रवाई है वो तेज स्पीडी ट्रायल होता है या क्या इसके अंदर जो मामला होते हैं वो किस तरीके से रिकवरी की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली जो भी साइबर क्राइम है, जैसे अगर कोई सोशल मीडिया पे कमिट हो रहा है तो उसके अंदर जब तक IP एड्रेस नहीं आएगा सोशल मीडिया कंपनीज की जानिब से तब तक कोई भी कार्रवाई, जैसे जो नॉर्मली देखा गया कि जो साइबर क्राइम कमिट किया जाता है ऑन सोशल मीडिया वो फेक अकाउंट्स के थ्रू कमिट किया जाता है, या अगर कोई शख्स हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी तब तक डिस्क्लोज नहीं हो सकती जब तक IP एड्रेस ना आ जाए, और IP एड्रेस जो होता है इन्हीं सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से आता है। तो वो जो टाइम दरकार है उसके अंदर वो काफी उसमें बाज़ औक़ात ठीक है ज़ैन, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाते जाते लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं चाहूंगी आप 3 पॉइंट्स फटाफट से ऐसे बता दें कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो अकाउंट्स थे हमें मैसेज आ रहे हैं वो फेक हैं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन नहीं जानना चाहती कि मुझे कैसे पता लगा ये फेक था, मैं चाहूंगी कि आप टू द पॉइंट 3 पॉइंट्स ऐसे बताएं कि कैसे पता लगे कि ये फेक है या ऑथेंटिक है। ये सबकी अवेयरनेस के लिए बात कहूंगा कि कभी भी किसी भी ऐसे लिंक को जो कि आपको किसी भी ऐसी तरफ से आ रहा हो, ऐसी अकाउंट से आ रहा हो जो कि जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, उसके ऊपर उसको ओपन मत करें। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर उन लोगों को मत ऐड करें जिनको आप नहीं जानते। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को आप बिल्कुल उसकी प्राइवेसी को रखें, अपने क्लोज फ्रेंड्स तक जिनको आप जानते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम जो मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई कोड रिसीव हो जाता है इनको मत शेयर करें। ठीक है, इनको मत शेयर करें। कोई टेक्स्ट होता है इसको मत शेयर करें। जो ईमेल्स आती हैं ऐसी जिसमें आपको इस किस्म के पैगाम दिए जाते हैं कि जी आपका इनाम निकल आया है, बिल्कुल ठीक ज़ैन, थैंक यू सो मच जी। ये 3 टिप्स आपने बताई, और चौथी जाते जाते नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप कभी भी आपका पासवर्ड इन अ लिंक नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ अपनी ऑथेंटिक एप्लीकेशन के ऊपर आपका पासवर्ड मांगते हैं। अगर कोई भी ऐसा थर्ड पेज खुल जाता है जिसपे वो कहे कि लॉगिन और पासवर्ड दें तो समझ जाएं कि ये फेक है और उस पर आपने अपना पासवर्ड नहीं देना है। बिल्कुल, तो ये चीजें फॉलो कीजिए और अपने अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बचाइए और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी जगह शेयर ना कीजिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।